आपकी कहानी हम जब देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम शुरू से आखिरी तक सिर्फ रो रहे हैं। बीच बीच में जिंदगी के दिलासे हैं, जिंदगी की लालसाएं हैं, पर वो आखिरी आखिरी तक आते हुए बादल घिराते हैं। दिस इज हाउ यू आर, दिस इज हाउ यू नो, बिकॉज इम्तियाज अली हर बार एक दुनिया गढ़ रहे हैं और वो दुनिया अपना ग्रामर लेके आ रही है जिसमें हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट्स खोज लेते हैं कि अच्छा जर्नी है, थिक जर्नी रही पर इनर जर्नी है, किरदार खाना खाते हैं जब अकेले होते हैं, ऐसे हमें मल्टीपल थ्रेड्स मिलते हैं। बट बाय द टाइम वी फिनिश द स्टोरी वी आर इक्वली लॉस्ट। क्या इम्तियाज की ऐसी ही दुनिया है? मुझे लगता है कि मैं एज अ मूवी मेकर, मैं जो है ना, इम्तियाज जो है ना, ये और मूवी दोनों साथ में नहीं गुजर पाएंगे इस गली से। आप पहले गुजरते हैं, फिल्में पीछे से आती हैं। नहीं, फिल्म ही रहती है, मैं हट जाना चाहता हूँ। हमारे और आपके एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हमेशा साझा होते हैं। उनका नाम कबीर दास है और उनकी एक बहुत कमाल की पंक्ति है। अक्सर एक पंक्ति पढ़ी जाती है, पर आज हम दोनों पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे। कबीर दास जी लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समय। या तो अहंकार है या ईश्वर है, और प्रेम अगर है तो सारे मैं खत्म हो जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का बातचीत का नया शो है। इसका नाम सुख दुख है, पहला एपिसोड है। महीनों का रियाज छूटा हुआ है, पर हमें बड़ी खुशी है कि इस पहले एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो कैमरा ऑन होने के पहले ही हमें इतना सहज कर देते हैं अपनी आत्मीयता से, अपने स्नेह से, कि घबराहट जाती सी रहती है। पर बाज दफ़ा जब हम उनके क्रिएशन को देखते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं, तो गले में कुछ अटका सा रहता है। बहुत सारी रुलाई है जो जैसे फूटने का इंतज़ार कर रही हो। ऐसा लगता है कि इन्हें धरती पर बहुत सारे शोक गीत रचने के लिए भेजा गया हो। बुद्ध चले गए, कह गए दुनिया में दुख है, वो दुख अलग अलग शक्लों में बरपा होता है, और वो दुख एक दूसरे से जुड़ा रहे इसलिए कोई रफूगर बीच बीच में सुख के धागे लगा देता है ताकि सब कुछ बिखर ना जाए। ये हमारे जो मेहमान हैं, इनका नाम इम्तियाज़ अली है। बहुत कमाल के फिल्म मेकर हैं और 12 जून की तारीख को इनकी अगली फिल्म आ रही है जिसका शीर्षक है मैं वापस आऊँगा। मैंने भी आपसे वायदा किया था 5 जनवरी के रोज़ विपश्यना पर जाने से पहले कि मैं वापस आऊँगा। हर बार एक पत्रकार के तौर पर ही आऊँगा। इम्तियाज़ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको और इस नए शो को। थैंक यू। बहुत सक्रिय होती है क्या प्रेम गली? दो समाते ही नहीं है। एक नज़र से देखिए तो बहुत सक्रिय होती है, जो कबीर जी ने कहा है, बट उस एक में पूरी कायनात भी चली जाती है कभी कभी उस गली के अंदर। आप मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो है ना, एक सीमित जीव नहीं है, एक असीम प्राणी है जिसके अंदर पूरी यूनिवर्स भी समाती है। जैसे रूमी ने कहा है कि यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि प्रेम ही अगर है, ईश्वर ही है, तो सब कुछ आपके साथ है। देखिए, कायदे से तो मुझे आपकी फिल्म पे बात करनी चाहिए, हम्म। पर कायदा फॉलो करें तो काहे के हम। आ, आपकी बिटिया रानी से मेरी मुलाकात हुई थी अच्छा। ईदा से, जी अनुराग की बिटिया की शादी में। जी।
वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी पे काम कर रही थी। जी। उसका क्या हुआ? अब उस कहानी का मुझे पता नहीं क्यों अभी अचानक से ध्यान आ गया। ये बहुत खुशी की बात है आपने उसकी बात की। अब वो जो उसने वो स्क्रिप्ट लिख ली है, हुँ, उसका एक टाइटल भी उसने रखा है फिलहाल, जो टच वुड है, वो एक वर्किंग टाइटल की तरह है। हुँ, हुँ, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और जिस तरह से वो मेरी कहानियों में शामिल रहती है, हुँ, उसी तरह से मैं उसकी कहानियों में शामिल रहता हूँ। हुँ, तो हम दोनों को बहुत पसंद है, और होपफुली बहुत जल्दी वो उसको बनाएँगी। और क्योंकि वो यंग हैं, क्योंकि वो अनटेस्टेड डायरेक्टर हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने सारी वो जो होती है ना कि टेस्टिंग की श्रृंखला से गुजरते हुए वो फ़िल्म को बनाएँगी, और होपफुली जल्दी बनाएँगी। मैंने इदा का ज़िक्र इसलिए किया है क्योंकि मतलब हम सब आपको थोड़ा-सा जानते हैं, आपकी फ़िल्मों के ज़रिए या थोड़ा बहुत व्यक्तिगत। क्या वो आपके जीवन की आपकी बिटिया हैं, सबसे प्रिय, सबसे ऐसी स्त्री जिनसे आपको सबसे ज़्यादा प्रेम मिलता है, अकुंठ प्रेम मिलता है? यू आर सब मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड मोस्ट अफेक्शनेट फॉर जी। मुझे लगता है कि मैं सबसे सरल और सबसे ईज़ी उसके साथ फ़ील करता हुँ। हूँ। मतलब दोस्ती है हमारी काफ़ी पुरानी। आसान है दूसरी पीढ़ी के साथ दोस्ती करना? उसकी वजह से, इदा की वजह से दूसरी जो पीढ़ी है, उसके साथ दोस्ती करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। जब इदा पैदा हुई, जब वो बड़ी हो रही थी, और उसकी जो कठिनाइयाँ थी या उसके जो विचार थे, जब मैं उनके बारे में उससे बातें किया करता था, कॉन्स्टेंटली मुझे अपना वो वक़्त याद आता था। कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? जैसे कि वो स्कूल में थी, एक 5th स्टैंडर्ड में, जब उसको लगा कि उसकी ज़िंदगी की क्राइसिस ये है कि उसके दोस्त नहीं बनते हैं ज़्यादा, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। 4th में थी या 5th में थी, तो मुझे वो वक़्त याद आया जब मैं पटना ट्रांसफ़र हुआ था, सेंट माइकल्स हाई स्कूल के कॉरिडोर में अकेला चलता रहता था, और मुझे भी लगता था मेरे दोस्त नहीं हैं, तो मैं कैसे किसी से दोस्ती करूँ, किसी को अपना दोस्त कैसे बनाऊँ? हुँ, तो उस एक्सपीरियंस से फिर मैं इदा से बात करना मैंने शुरू किया। जैसे-जैसे इदा बड़ी होती गई, उसके साथ-साथ मैं भी उस दौर से गुज़रता रहा जिससे मैं आ चुका हूँ। मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गईं, अपनी यूथ के बारे में, अपने बचपन के बारे में, बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड। सो अब जैसे मैं वेदांग से या शर्वरी से या किसी भी यंगर जनरेशन के इंसान से बात करता हुआ बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ उनके साथ बात करता हुआ, क्योंकि मुझे आदत है अब इदा और आलिया और उनके साथ-साथ उनके दोस्तों से बातें करने की। तो हुँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इदा मेरे लिए, और आलिया भी। हुँ। आलिया अनुराग कश्यप की बेटी का नाम है, दोनों बहुत ही दोस्त हैं जी, शायद, है जी, ना? जी। हाँ। अ, एक कई लोगों ने, कई बूमर्स ने नई जनरेशन के बारे में, जेन ज़ी के बारे में ये मुग़ालता पाल लिया है कि ये लोग बहुत हड़बड़ी में हैं और वही रांझा वाली, रूमानियत वाली, कस्में-वादों वाली, दशकों तक टिकी रहने वाली, जैसे इस फ़िल्म के किरदार में नसीर साहब की कलाई पे एक नाम टिका है, वो कहानियाँ नहीं होती हैं, बहुत ही सिचुएशनशिप है ये वो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नई पीढ़ी? मुझे लगता है कि एक ज़माना था जब पुरानी पीढ़ी जो आज है वो नई पीढ़ी थी। हीर हुँ, रांझा के एग्ज़ाम्पल तब भी उनको दिए जाते थे ज़लील करने के लिए, और अब वही लोग वही एग्ज़ाम्पल यंगर पीढ़ी पे रखते हैं। ये तो बहुत आम बात है कि हमारे ज़माने की मोहब्बत अब तुम लोगों में नहीं है। हमारे ज़माने में जो होता था वो ग्रेटनेस अब आज के वक़्त में नहीं है। आजकल सब कुछ बहुत ट्रांज़ैक्शनल हो गया है। मैंने भी सुना है, मेरे पिताजी ने भी ज़रूर सुना होगा, और मेरी बेटी भी सुन रही है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। मुझे ऑन द रिवर्स, ऑन द हुँ, हुँ, कॉन्ट्ररी, मुझे ये लगता है कि आज की पीढ़ी के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, आज के जो यंग लोग हैं, वो ज़्यादा ढूँढ रहे हैं किसी मीनिंगफुल रिलेशनशिप को। हुँ, ये हुँ, जो ओल्ड फैशन्ड प्यार होता है, उसका जो ठहराव ठहराव होता है, उसकी जो एक कशिश होती है, वो ज़्यादा ढूँढ रहे हैं आजकल की जो युवा पीढ़ी है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि इनके साथ त्रासदी ये है कि इनकी मंज़िल बहुत जल्दी मिल जाती है इनको। सफ़र दरअसल उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद वो लोनलीनेस, सर्चिंग फॉर मीनिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही स्वाइप में या एक ही इंटरैक्शन में जो मंज़िल हुआ करती थी, वो तो प्राप्त हो जाती है।
अब उसके बाद का जो अंधेरा है ना, उससे बहुत लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, बहुत सारे साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट से अगर आप बात करें तो केसेस ऑफ लोनलीनेस अमंग यंग पीपल इज राइजिंग मोर एंड मोर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज राइजिंग मोर एंड मोर। इतने साधन हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के, बट फिर भी ऐसा लगता है कि जो दिल की बात है वो हम कह नहीं पा रहे हैं या हम सुन नहीं पा रहे हैं। भीड़ में अकेला होने की कैफियत जो है ना, आज के जनरेशन को ज़्यादा है। हम्म। आपने कहा कि हमारे पिता के ज़माने में, तो मंसूर अली साहब ने या रज़िया बीबी ने कभी इस तरह की चीज़ों पे बातें की आपसे, आपके भाइयों से? इश्क के बारे में? इश्क के बारे में बहुत ही डरे सहमे मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। जब आप यकीन मानिए, हम मेरे फादर की 50th एनिवर्सरी, मेरे पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी मनाने के लिए अंडमान जा रहे थे, सेलिब्रेट करने के किस साल लिए। की बात है ये? ये अराउंड कोविड के 5-4 साल पहले की बात है। 16, 15-16? एक्चुअली कोविड से मतलब 17-18 की बात। खैर, तमाशा हैरी मेट सेजल के बाद, हाँ, है ना? देखिए हमारे ईयर आपकी फिल्मों के हिसाब से चल रहे हैं। 17 में हैरी मेट सेजल आई थी, है ना? 17 में आई थी। हाँ, तुमने गुजरात इलेक्शन के कवरेज के दौरान देखी थी। इसने ब्रेक वाले दिन देखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो 17 में थी, 17 में ही आई होगी। है हाँ, तो मतलब कि कोविड के पहले हुआ था ये। हाँ हाँ, बताइए। तो एनीवे, सो हम लोग जा रहे थे और वो मेरे पिताजी मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने वो कहानी मुझे सुनाई जिसके छोटे छोटे अंश मैंने सुने थे। वो प्रेम कहानी थी मेरे पिताजी की मेरी मम्मी के साथ, कि किस तरह से वो जमशेदपुर के उस घर के आसपास आते थे जहाँ मेरी माँ रहा करती थी। वो बहुत यंग थी और मतलब ख़ानदान, मतलब दोस्ती थी दोनों परिवारों में। तो कुछ लोग मेरे पिताजी के परिवार के वहाँ जाया करते थे, मेरे नाना के घर। तो ये भी किसी बहाने आसपास मंडराया करते थे। और इन्होंने एक बार मेरी मम्मी को देखने के बाद कह दिया था अपनी बहन को कि मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जो कि मेरी माँ है। और फिर किस तरह से पहली बार उनकी मुलाकात हुई मिसेस बालापुरिया के घर में, जो हमारी आंटी हैं और पुरानी नेबर हैं। और कैसे मेरी माँ ने मिलने से इनकार सा किया, बट जब उनको शादी का न्योता आया तो उन्होंने कैसे हाँ भी बोल दिया। और मतलब इस तरह की डिटेल, बहुत शर्माते हुए, बहुत एम्बैरेस होते हुए, मेरे फादर ने नज़रों में नहीं देखते हुए मुझे ये सारी कहानी बताई। और यकीन मानो सौरभ, मैं बहुत एक ना मायूसी में पड़ गया। 50 साल की शादी के बाद आज ये वो किस्सा मुझे बता रहे हैं, धक धक फील कर रहे हैं, एक अजीब सी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस फील कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो 70 मिड 70s के थे उस वक्त, मैं कभी ऐसा फील करूंगा? मैं इस काबिल नहीं हूं? ये जो इनके अंदर की बात है, आपने ये बहुत ही, ये सौभाग्य की बात है। ये मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था इस बारे में। आपने ये बात की, मेरी फिल्म में यही बात है कि क्या इस तरह की फीलिंग से मैं नहीं गुजर सकता? शादी के 50 साल बाद इस तरह से बता रहे हैं, इस लगन से बता रहे हैं। ये इंसान जो हमेशा ऑल हिज लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम हैप्पीली मैरिड रहे हैं, ये मुमकिन है? ये हो सकता है? ताज्जुब की बात है। तो मंसूर साहब वहाँ करीम मेंशन जाया करते थे, दैट आइकॉनिक बिल्डिंग? जी, करीम मैंशन में उनकी बहन रहती थी और उनके जो बहनोई थे, उनका आना जाना था मेरे नाना के घर में, क्योंकि वो मेरे नाना के एक तरह से थोड़ा कदरदान शागिर्द टाइप के थे। मेरे नाना थोड़े आलिम टाइप के क्या नाम था इंसान नाना थे। जी का? हमीद हसन। अच्छा। वो वकील थे, कॉमरेड थे और काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडेड इंसान थे। तो पढ़े लिखे थे और अंग्रेज़ी और शायरी और उर्दू और सब चीज़ का बड़ा एक एहतिमाम था।
वो लेगेसी फिर आपके खालिद मामू के पास पहुंची? खालिद मामू एक्चुअली मेरे सगे मामू नहीं है, वो मेरे माँ के मामू होते हैं एक्चुअली। अच्छा, तो वो भी आपके नानू हैं, नाना वो है? मेरे हैं तो नाना, मगर वो मेरी माँ से छोटे हैं। पुराने जमाने में इतने बच्चे हुआ करते थे, और तो माँ और बेटी साथ में भी कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाया करती थी, और बच्चे हुआ करते थे पुराने जमाने में। तो वैसे हैं वो। तो वो मेरे माँ के मामा हैं, मगर मैं उनको मामा ही कहता हूँ। तो उनके अंदर वो वो बांसुरी बजाना चाहते थे, उस तरह की कलाकार की जिंदगी उन्होंने जी है। तो जब आपको पिताजी ने ये कहानी, क्या बुलाते हैं आप, पापा, पिताजी क्या बोलते हैं? डैडी। डैड बोलते हैं। तो माताजी से आपने फिर तस्दीक की कि अच्छा ये पता चला है मुझे? जी, वो भी वही थी फ्लाइट पे। ये अच्छा। फ्लाइट पे कहानी सुना रहे थे, तो मैंने मुड़ करके देखा, मैंने उनको बताया कि अच्छा आपने उनसे ऐसे बात की थी? तो शी सेड, हम कुछ बात नहीं किए थे इनसे, ये झूठ बोल रहे हैं। How is it imagining your parents as a young teenage adult? या वो थोड़ा सा मतलब अजीब सी बात है, बट अब क्योंकि मैं काफी उम्र में आ चुका हूँ ना, तो मैं उस चीज को अच्छे से इमेजिन करके एंजॉय कर सकता हूँ कि एक छोटी सी लड़की है, वो मेरी माँ नहीं है, एक लड़की है जो जिसके अंदर में एक रख रखाव का भी हिसाब किताब है, डिग्निटी है, बट एट द सेम टाइम दिल में ऑब्वियसली मोहब्बत भी है, और वो भी जरूर पसंद कर रही है इस लड़के को जो बाहर खड़ा हुआ है। और उस लड़के से तो मैं बहुत ही ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ जो बाहर खड़ा हुआ है, और जो चाहता है कि यार ये बस इसी से मैं शादी करूंगा, पहली बार ही देखा है मगर बोलता है इससे शादी करूंगा। तो अब मैं उन लोगों को अपने माँ बाप से परे हटा करके भी देख सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। हमसे कई लोगों ने ये कहा कि आपसे ये ज़रूर पूछा जाए, एक तो हम समेत, और ये बात आपको बार बार कही जानी चाहिए, हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी बहुत प्रेम करती है आपसे, क्योंकि आपने हमारे प्रेम के जो रिक्त स्थान हैं, जो विरक्तियां हैं, जो दुख हैं, आपने, इरशाद कामिल जी ने, ए.आर. रहमान जी ने, और जो एक्टर्स आपके साथ आते हैं, ठीक ठीक तकलीफ़ों को आवाज़ दे दी है, क्योंकि हमें पता नहीं था हम क्या फील कर रहे हैं। ये देख के दिल की जान से उठता है, क्या था क्या? तो जब हम कभी तमाशा देखते हैं, कभी हाईवे देखते हैं, तो हमको लगता है अरे यार यही तो है। क्या बात है। सो थैंक यू, मतलब No, no. आपको ये हम बार बार बताना चाहते हैं दैट वी ऑल आर इन लव विद यू, इन ऑफ यू एंड लव। मैं ये जानना चाहता हूँ इम्तियाज साहब आपसे कि आपके लिए वो लिखने का प्रोसेस क्या होता है, कि कोई फिलोसॉफिकल सवाल आया, कोई एथिकल कन्फ्लिक्ट या डायलेमा आया कि ये कोई किरदार आया, कोई सीन आया, कोई हालात आए, वो पहला जो ट्रिगर पॉइंट होता है जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें फिर नत्थी होती चली जाती, वो क्या है? अगर हम इस फिल्म के सिलसिले में पूछें, फिर मैं और भी फिल्मों में जाऊँ, मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊंगा एक इंसिडेंट पे बेस्ड, यानी कि शुरुआत एक इंसिडेंट से थी। मिस्टर इंद्रजीत जे जी जो आज भी चंडीगढ़ में रहते हैं, 11 सेक्टर में, आज 95 इयर्स के हैं। आप उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ, दोनों 90s में थे, एक सफ़र तय किया था। वो लोग अटारी बॉर्डर पे गए थे, और वहाँ जाकर के वो उन लोगों को सडनली लगा कि ये गेट क्यों बन गया है यहाँ पे, और हमें तो वहाँ जाना है जहाँ हम पढ़ाई किया करते थे, जहाँ हमारी यादें हैं, कुछ काम था। अब वो बहस कर रहे हैं बीएसएफ वालों से कि जी हमें वहाँ जाने दो, आप क्यों नहीं हमें जाने दे रहे। वो भूल चुके थे अपनी अल्जाइमर्स और डिमेंशिया की वजह से कि पार्टीशन नाम की कोई चीज़ हुई थी। उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके जहन से उतर चुकी थी, मगर जैसा कि किसी एक साइकियाट्रिस्ट भाई साहब ने मुझे बताया था कि मेमोरी जो है ना, जब आप लूज करते हैं तो पन्ना दर पन्ना लूज करते हैं, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट,
पुरानी यादें लास्ट तक आपके साथ रहती हैं। अमृत जी ने बताया था। अमृत जी ने बताया था, क्या बात है सर, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे मैं अंतर्यामी नहीं, क्रेडिट गोज टू माय रिसर्च टीम। दैट्स रियली ऑलवेज अमेजिंग, ऑलवेज अमेजिंग। इन्होंने बताया था, अमृतवीर जी ने। तो ये जो पिताजी, ये अमृत जी के पिताजी थे जो गए थे, और उनके छोटे भाई थे इंद्रजीत जेजी साहब, जिनसे मैं वाकिफ हूँ। जो तो इनकी कहानी थी। जब मैंने ये सुना कि ये दो सज्जन इंसान जो बहुत बहुत हाई ओहदे के, बहुत अच्छे ख़ानदान के, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, गाड़ी से आए हैं और बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाना चाहते हैं। उन्हें पता भी नहीं कि ये कोई बॉर्डर है, वो बस उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया है, जहाँ उन्हें कोई काम ख़त्म करना है, किसी वजह से वो जाना चाहते हैं, भूल गए। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ इस कहानी से। फिर मैं उनसे बातें करने लगा, काफ़ी वक्त भी मैंने उनके साथ बिताया। यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। यूजुअली किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से शुरू होता है, जिस पे फिर कल्पना का जो एक वो जाल बिछाया जाता है, वो अपने आप ही बुझता है। जैसे कि जब ये कहानी मैंने सुनी, जब ये किस्सा मैंने सुना, फिर धीरे धीरे फिर मैं सोचने लगा कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। और अपने दिल को खुश रखने के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे डे ड्रीमिंग करता है इंसान, उस तरह से ये कहानी बनती रही मेरे दिमाग में। इसके साथ चीज़ें जुड़ती गईं। और इसी तरह से किसी भी कहानी में ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सबकॉन्शियस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बाद में इमर्ज करते हैं। यूजुअली कोई भी कहानी हो, जैसे जब भी मेट हो, छोटे इंसिडेंट से ही शुरू होती है। क्या था उसका पहला पॉइंट? वो उसका जैसे मैंने ट्रेन से बहुत सफ़र किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जमशेदपुर से मैं दिल्ली आता था, तो अक्सर कोई लड़की दिखती थी कहीं बैठी हुई ट्रेन में ना, और मन ही मन ऐसा ख्याल आता था, हालांकि मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि कभी अगर वो नीचे उतरी और उसकी ट्रेन मिस होने लगी और मैं भी नीचे उतर जाऊं और हम दोनों की ट्रेन मिस हो जाए, तो फिर क्या होगा। एक लड़की अगर फिर क्या हो सकता है, वो दिमाग में है। वो अब उसके मतलब 10 साल, 15, 20 साल के बाद कभी जब भी मेट बनेगी, बट वो अपने आप ही एक इमेजिनेशन में चलती रहती है कहानी। उसमें फिर क्या होता है कि बाद में ऐसी कहानियों में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन वो इमर्ज करता है, बिकॉज ये सब सबकॉन्शियस तरीके से डेवलप होता है। कहानी बैठ करके लिखते जब हैं, तब तक बहुत काम हो चुका होता है ऑलरेडी मेरे ख्याल से। और ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है कहानी बनाना, फिल्म बनाना, मुझे ऐसा लगता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है अपने अंदर के सब दिलो दिमाग को खोलना, सारी दीवारों को हटाना, सारी खिड़कियों को खोलना, ताकि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो बह करके निकले इस कहानी के थ्रू। सो रादर देन मेकिंग इट एन इंटेलेक्चुअल process, it is just a subconscious stream of consciousness. I'll come back to this. जी ये बहुत बड़ा कुछ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये उन दिनों की बात जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे और हमें लगता था कि मशहूर लोगों के कोट्स को लिख लें तो कहीं बातचीत में या स्पीचेस में काम आएंगे जी। तो आई रिमेम्बर स्कूल की डायरी में मैंने कहीं लिखा था, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल ट्रूथ इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। आपकी कहानी हम जब देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम शुरू से आखिरी तक सिर्फ रो रहे हैं। बीच बीच में जिंदगी के दिलासे हैं, जिंदगी की लालसाएं हैं, पर वो आखिरी तक आते हुए बादल घिराते हैं। ये दिस इज हाउ यू आर, दिस इज हाउ यू नो, बिकॉज इम्तियाज अली हर बार एक दुनिया गढ़ रहे हैं और वो दुनिया अपना ग्रामर लेके आ रही है, जिसमें हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट्स खोज लेते हैं कि अच्छा जर्नी है, दिख जर्नी रही पर इनर जर्नी है, किरदार खाना खाते हैं जब अकेले होते हैं, ऐसे हमें मल्टीपल थ्रेड्स मिलते हैं। बट बाय द टाइम वी फिनिश द स्टोरी वी आर इक्वली लॉस्ट, एंड जो एक अंग्रेजी का शब्द है मेलनकली, वैसा हो जाता है। तो क्या इम्तियाज की ऐसी ही दुनिया है? मुझे लगता है कि मैं एज अ मूवी मेकर, मैं जो है ना, इम्तियाज जो है ना, ये और मूवी दोनों साथ में नहीं गुजर पाएंगे इस गली से।
आप पहले गुजरते हैं, फिल्में पीछे से आती हैं? नहीं, फिल्म ही रहती है। मैं हट जाना चाहता हूँ इस गली से। मैं चाहता हूँ कि मेरी मानसिकता, मेरे एक्सपीरियंसेस सब हट जाएं और वो फिल्म सिर्फ रह जाए, और मैं वही करूं जो वो फिल्म चाहती है, ताकि मेरा सेंट कम से कम रहे मेरी फिल्मों में। किसी उदाहरण से बता सकते हैं किसी फिल्म जी। की कहानी के कि यू वर थिंकिंग समथिंग बट कैरेक्टर्स कहीं और ले गए, कोई भी एग्जांपल सर? इन दिस फिल्म, ओके। मैं वापस आऊंगा। ये एक इंसिडेंट मैंने सुना था जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मगर क्योंकि मैं पंजाब जाता आता रहता हूँ, काम के सिलसिले में भी जाता आता रहा, वहाँ मैं बहुत लोगों से मिला। बहुत लोगों से जब मिला तो मुझे क्योंकि ये तो तय हो गया था कि पार्टीशन का कुछ रिलेशनशिप होगा मेरी कहानी से, क्योंकि ये जो बुजुर्ग इंसान हैं ये गए हैं वो डिवाइडिंग लाइन पर अटारी, और वो उधर क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो शायद पार्टीशन की कोई कहानी होगी जो इनके दिमाग में है। मगर पार्टीशन के जो वेटरन्स हैं, जिन्होंने पार्टीशन अपनी आंखों से देखा है, ऐसे कई लोगों से मिलने का फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं जा करके उनसे मिलना मैंने शुरू किया, उनकी कहानियां सुनी। जब उनकी कहानियां सुनी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की। जब आप उनकी बातें सुनेंगे, जिस तरह से वो कहते हैं कि जो लॉस से वो गुजरे हैं और जिन चीज़ों को लेकर के वो वहाँ से आए हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हम जो उनके ऊपर एक नैरेटिव इम्पोज करते हैं उससे काफ़ी अलग लगा मुझे उनकी कहानी सुनना। मेरी जो कहानी थी दिमाग में वो बदलती रही, कुछ और होता गया। तो मैंने सोचा कि मैं इससे हट जाऊंगा। सोचा भी नहीं, मैं कोशिश ही करता हूं कि मैं मौजूद ना रहूं जब फिल्म बन रही है, ताकि एक नेचुरल प्रोसेस में चीजें होती रहती हैं। जितना बेहोशी में काम हो जाए उतना अच्छा, ऐसा मुझे लगा। तो वो धारा बनती गई, बहुत सारी चीजें जो मुझे पता नहीं थी वो आ रही थी। और क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, स्क्रिप्ट उसी तरह से बनी जिस तरह से अच्छे से फिल्म दर्शाई जा सके स्क्रीन पर, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानता था, बहुत सारे लोगों की आप बीती जो मैं नहीं जानता था, वो फिल्म में आ गई है। क्रेडिट मुझे ही मिलेगा, मगर मुझे पता है कि ये फिल्म मेरे से बियॉन्ड है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके। मैं 2 सवाल और इस फ़िल्म से जी, जी। पूछूँगा, फिर हम सुख-दुःख पे आप आएँगे। जैसे नहीं, जी, आप बिल्कुल जी। सुख-दुःख पे भी जा सकते हैं। इस फ़िल्म में शर्वरी हैं जी। और वो बहुत खूबसूरत हैं हुँ। और उनकी खूबसूरती बहुत भारतीय है। जी। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं? उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी ब्यूटी मैगज़ीन के तयशुदा स्टैंडर्ड से निकली हैं। जैसे हम लोगों ने हमें बचपन में बताया गया था कि मधुबाला बहुत सुंदर थीं, तो हमने देखा था उनका अच्छा ऐसे गोल सा चेहरा, बड़ी-बड़ी आँखें, पति इसको जिसको देख के लगे कि हाँ, ये तो अम्बी की डिज़ाइन वाली या बूटे वाले सलवार कमीज़ पहनेंगी, वैसी सी हैं वो। अ, उनका जो किरदार है, वो बड़ा बेधड़क है। हुँ। और ये इम्तियाज़ अली स्कूल ऑफ फ़िल्म मेकिंग का सबसे कॉमन थ्रेड है कि वहाँ स्त्रियाँ अपनी इच्छाओं को लेके दबी नहीं है, वो सबसे ज़रूरी वक़्त पे दुस्साहसी होना जानती हैं। यू नेम एनी फ़िल्म, तो आपको लगेगा अरे ऐसे करती है, मतलब आप वीरा को देखो, आप लव आजकल को देखो, आप गीत को देखो, वो एक मौके पे आपको इतना साहस दे देती हैं और उसका बिल्डअप नहीं है कि अरे वो तो है ही ऐसी, तो वो टूटेगी भी पर एक जगह कहीं बड़ी बेखौफ होगी। ये सायास होता है या आपके जीवन में ये सौभाग्य रहा कि आपको बहुत बेखौफ, खिलंदड़ अंदाज वाली और मजबूत औरतें मिली? जी, ये ऑप्शन बी। मुझे बहुत ऐसी औरतें मिली, बेखौफ और स्मार्ट, और बेखौफ वो वाली नहीं जो सिर्फ वीरता से भरी हैं, बट मिस्चिफ से भी भरी हैं, हाँ। और इंटरेस्टिंग भी हैं और मिस्टीरियस भी हैं और शैतान भी हैं।
मगर जिनके अंदर जज्बा भी है, मगर हर सूरत में इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, स्मार्ट ज़्यादा है। ऐसी औरतों से मैं हमेशा मेरा सौभाग्य रहा है या दुर्भाग्य रहा है कि मैं मिलता रहा हूँ। मेरी माँ उनमें से एक है, पहली तो वही है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी भी मेरी माँ की तरह है और उसी अंदाज में है। औरतें, लड़कियाँ हमेशा मुझे लड़कों से ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा सुलझी हुई, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगी हैं, बात जल्दी समझती हैं, रिएक्ट जल्दी कर जाती हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, बुलशिट कम करती हैं, ऐसा लगा है मुझे। जैसे कि हम जब अपनी कक्षा में भी थे, कोएड स्कूल में जब मैं था DBMS में, लड़कियों का मार्क्स हमेशा ज़्यादा आता था। लड़के ज़्यादा रोना गाना करते थे कि जी हमने 10 घंटे पढ़ाई की, फलाना फलाना। लड़कियां हमेशा ज़्यादा मार्क्स स्कोर करती थी। दे हैव मोर किलर इंस्टिंक्ट, आई फील। वही चीज़ मेरी पिक्चरों में दिखता है, जान के मैं नहीं करता हूँ, बट ऐसा हो जाता है। मुझे बताइए, स्कूल के दिनों की एक लड़की जो अपनी बदमाशियों की और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से आपको बहुत याद आती हो, कोई नाम और कोई वाकया? लेट्स गिव सम गॉसिप टू योर रियूनियन पार्टीज। ओके, बदमाशियों की वजह से जो स्कूल में लड़की थी जो याद आती है, एक्चुअली मैं अपने स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा टच में हूँ। आप चाहें तो पात्रों की सुरक्षा के लिए नाम बदल नहीं, मैं बिल्कुल नाम नहीं बदलूंगा, यही तो मेरा मौका है। मैं तो नाम लेकर के बताना चाहूंगा, स्कोर सेटल करना चाहूंगा। याद तो नहीं आ रहा, मगर इनकी अच्छा, मैं कुछ देर के बाद में बताता हूँ, मैं सोचने की कोशिश करूंगा। मुझे इस सवाल का जवाब 4 सत्रों में चाहिए है जी, ताकि आपके बैक में चलता रहे हो। ठीक है ना? एक जमशेदपुर, एक पटना, एक दिल्ली और एक मुंबई। देखिए, पटना में तो लड़कियों से मिलने का कोई सवाल था नहीं, क्योंकि मैं जेसुइट स्कूल में था, बॉयज स्कूल में था। आसपास पटना का माहौल भी वैसा था कि हम लोग ज़्यादा कुछ लड़कियों से मुलाकात होती नहीं थी। अफसोस की बात है। तो उसके बाद जब जमशेदपुर आया तो सडनली ये कोएड स्कूल में आ गया। चलिए, तो मैं सतर का नाम बदल देता हूँ। पटना की जगह हम एक हिस्सा हिंदुस्तान के बाहर का रखेंगे। दुनिया भर में बहुत लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, तो ये आप सोचते रहिए, है ना? जी, आपने हमारे पिछले और उसके भी पिछले ज़माने के सबसे कमाल के एक्टर्स में से एक के साथ काम किया है, नसीरुद्दीन शाह। जो आइंस्टाइन बनते हैं तो लगता है कि आइंस्टाइन ऐसा ही रहा होगा, जो भी बनते हैं, गालिब बनते हैं। तो हाउ वाज इट? सॉरी, मैं क्लीशे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, डोंट वरी। कि मतलब हम लोग अक्सर हंसते हैं कि फिल्म प्रमोशन के लोगों को ये 10 सवाल तो ज़रूर पूछे जाते होंगे। सेट पे कुछ मज़ेदार घटा, इनके साथ काम करके कैसा लगा, इस कहानी का आइडिया कैसे आया, कुछ मज़ेदार बताइए। और मेरी मुश्किल ये है कि आपके हम लोग भी बातचीत कर चुके हैं, पर कई आपके कमाल के इंटरव्यू हो चुके हैं। एक बहुत दुष्ट लड़का है जिसका मैं बड़ा मुरीद हूँ, संदीश भाटिया, है ना? संदीश, आई एम योर फैन। और उसने बहुत आपका एक हाल ही में कमाल का इंटरव्यू किया, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहता है। जी। पर मैं फिर भी ये जानना चाहूँगा फॉर द रिकॉर्ड से कि नसीरुद्दीन शाह को कोई सीन समझाना, उनकी तरफ से क्या सवाल आते हैं, वो प्रक्रिया कैसी रहती है? सबसे पहली बात तो, आप जिस मुश्किल की बात कर रहे हैं ना, उसी तरह की मुश्किल मुझे नसीरुद्दीन शाह के साथ हुई कि नसीरुद्दीन शाह को ऐसा क्या रोल दिया जाए जो उन्होंने पहले नहीं किया है। हर तरह का रोल, हर किस्म के पात्र को वो निभा चुके हैं, और उन्होंने हर कैरेक्टर को एक दूसरे से इतना अलग भी किया है ना। तो पहली तो मेरी खुशी ये थी कि मैं उनको एज अ सिख जेंटलमैन, लाइक एज अ सरदार जी, रिस्पेक्टेड एल्डरली सरदार जी के रूप में मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे इस बात की खुशी थी। तो एक रूप मैं इमेजिन कर रहा था उनका कि एक ढब में वो रहेंगे, शुरुआत से ही उनका सुर अलग लगेगा एज अ कैरेक्टर। मैं इस बात से एक्साइटेड था। इसके साथ मैं उनके पास गया और उन्होंने बहुत
खुशी से, विद ओपन आर्म्स, ही वेलकम्ड मी इनटू हिज हाउस। मुझे लगता है उनको चमकीला फिल्म पसंद आई थी, उस वजह से वो काफ़ी पॉजिटिव थे मेरी तरफ। जब उनको मैंने सीन समझाना, कहानी मैंने सुनाई, तो उन्होंने बहुत ध्यान से चुपचाप बिना कुछ बोले पूरी कहानी ग्रहण की। मैंने पूरी कहानी उनको सुनाई ऐसे ही बैठे बैठे, कोई 45 मिनट 1 घंटे में। उन्होंने बस ऐसे नॉड किया, नॉड किया, नॉड किया, और उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा। वो एक सबसे बड़ा ब्रीफ था, जो बेसिकली कहानी उन्होंने पता नहीं क्या सुना और क्या ग्रहण किया, बट दैट बिकेम द बेसिस ऑफ माय कम्युनिकेशन टू हिम। उसके बाद बहुत ही कॉमन सेंसिकल तरीके से वो डील करते थे स्क्रिप्ट के साथ। ये चीज़ एक सीखी है मैंने। ज़्यादा फिलोसॉफिकल ना बनाते हुए, ज़्यादा साइकोलॉजिकल ना बनाते हुए, एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट की डायरेक्शन मुझसे ली। उनके सवाल बड़े प्रैक्टिकल होते थे। जैसे कि एट दिस पॉइंट एम आई एंग्री, एंड आई वाज, फिर मैं उनसे बोलता था कि नहीं, ये एंगर नहीं है। ओके, सो व्हाट एम आई फीलिंग? दिस यू आर फीलिंग। मोटी बात करने के बाद फिर आप सटलिटी में जा सकते हैं, बट वो कभी भी ना इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करते हैं अपने कॉन्वर्जेशन को। वो बहुत कॉमन सेंसिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर जब वो समझ भी रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने पावरफुल अभिनेता है ना, जब वो सुन भी रहे होते हैं ना, तो आपको उनका भाव समझ में आ रहा होता है। और ये कॉम्प्लिकेट नहीं करना जो है ना एक्टिंग को, ये उनसे कोई सीखे। बहुत सिंपल सीधा सीधा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देन ही गोज विद इट, देन ही लीव्स हिमसेल्फ। जब वो टेक में होते थे, उनकी इंथुजियाज्म किसी भी नए एक्टर की इंथुजियाज्म से ज्यादा होती थी। मुझे बहुत खुशी हुई उनके साथ काम करके, बिकॉज इतनी सारी फिल्में करने के बाद इस उम्र में उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है एक्टिंग को लेकर के, कि वो मतलब एक बच्चे की तरह है लिटरली। उनमें इतनी ज्यादा इंथुजियाज्म है परफॉर्मेंस को लेकर के। वो एक्टर का पेन, जो वो कैरेक्टर का पेन लेते हैं, मेथड की तरह नहीं, मगर जैसे कि वो अल्जाइमर के पेशेंट बने, उनकी मेमोरी जा रही है, वो अपने आप को एज एन एक्टर इस हद तक छोड़ देते थे कि वो डायलॉग भी बीच बीच में 1-2 वर्ड्स भूल जाया करते थे। फिर इरिटेट होते थे कि क्या था यार, वो डायलॉग में भूल गया। वो पूरा प्ले, मैंने उनके 2500 प्ले देखे हैं, आज तक मैंने नहीं देखा कि उनको एक जुमला, एक सेंटेंस, एक कॉमा भी भूला हो। यहां पर एक छोटी सी, मतलब 4 सेंटेंस या एक लाइन में उनका वर्ड भूल जाना इसीलिए हुआ क्योंकि वो अल्जाइमर्स का पेशेंट प्ले कर रहे हैं। इस हद तक छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है एक्टर को, बट वो छोड़ते हैं। रनिंग टेक में मैं उनसे बातें करता हूं, टेक चल रहा है, मैं उनको पीछे से ये दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं कि अब आपको ना एक धुंधली सी शक्ल याद आए जो शायद आपकी बहन की है। बोलते बोलते वो एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसे तो नए एक्टर्स के साथ भी आप नहीं करते हैं, मगर उनके साथ मुमकिन था, बिकॉज आप उनके ऊपर कुछ भी फेंको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। उनका इतना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस को उन्होंने एंथुजियाज्म के साथ पॉजिटिव तरीके से अभी भी रखा हुआ है। बहुत बहुत कुछ है उनके साथ, उनसे सीखने के लिए। बट वो एज अ टीचर नहीं पेश आते हैं, वो एज अ वेटरन नहीं पेश आते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मुझे पता है कि एक्टिंग क्या होती है, या मैंने ये वाला कहीं और किया है, किसी फिल्म में किया है। किसी भी पुराने काम का जिक्र नहीं करते हैं। बहुत सारी कुछ पॉजिटिव चीजें उनके बारे में। और दिलजीत की अप्रोच क्या रहती है? दिलजीत की अप्रोच है fully available to you at that point of time, fully truthful, no pretense, no filter. तो इन दोनों का जब सीन होता था खास करके, तो मैं कोशिश करता था कि रिहर्सल कम से कम हो और एक ही टेक में हो जाए काम जो होना है। उसकी फ्रेशनेस बहुत ज्यादा कमाल की होती थी, बिकॉज जिस तरह से
दिलजीत बात सुनते थे परफॉर्मेंस में, वही खुद में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती थी। तो दिलजीत इमोशनली हाजिर हैं और प्रिटेंड नहीं कर रहे होते हैं एज एन एक्टर। वो उस जगह उस तरह से मौजूद होना ही बहुत बड़ी बात है। हर चीज को फ्रेशली फील करके ट्रूली रिएक्ट करना, कुछ भी बैगेज नहीं रखना, ये उनकी सबसे बड़ी आपने उनके उपलब्धि कोई है। ब्लॉग देखे? मैंने उनके ब्लॉग बहुत कम देखे हैं एक्चुअली, मैंने ज्यादा नहीं मतलब देखा वो है। हम लोग कोविड के दिनों में उसके बाद भी ब्लॉग देखते हम कहते थे ये इतना ही सो आई डोंट नो, मतलब उनकी लाइन्स है कोई लिख, ही वाज सो फनी स्पॉन्टेनियस, इज ही लाइक दैट? नो नो, ही इज अ वेरी साइलेंट पर्सन। वो बहुत ही रिजर्व, बहुत हद से ज्यादा रिजर्व्ड इंसान है, बहुत कम बोलते हैं। मैं उनके साथ 2 फिल्म एक के बाद एक की है। और हमेशा मतलब मुझे लगता है कि वो मुझसे वैसे भी बातें करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा शाई इंसान है। किसी से भी इंटरैक्ट करते हुए उनको बहुत नर्वसनेस होती है। वो हमेशा दूसरे को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो उस तरह के इंसान हैं। और मुझे लगता है मैंने भी उनके एक दो तो वो कुकिंग वाला मैंने देखा है, क्योंकि ईदा ने या किसी ने दिखाया है मुझे। मगर वैसे वो ज़ाती ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता है, या मैंने उनको वैसा नहीं पाया है। जिक्र हुआ है तो हम कह ही दें कि बहुत शुक्रिया, आपने चमकीला बनाए। हमारी चमकीला के दौरान बात नहीं हुई थी, नहीं, सो नाउ आई मस्ट। और बहुत शुक्रिया कि आप इरशाद कामिल के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इसको आप किसी किस्म की बेहद भी ना समझें, पर कई बार हमें लगता है कि जो बात आप विस्तार से 1.5-2 घंटे में कह रहे हैं, उस बात को कई दफ़ा इरशाद कामिल एक गाने में कह देते हैं, वही बात। जी, जी, और जी। वो पूरे कथानक को एक किस्म की सांद्रता और प्रगाढ़ता मुहैया कराती है वो जी। बात। एंड जैसे चमकीला का ज़िक्र हुआ, है ना? तो मुझे फिर से वो चीज़ें ध्यान आ गई। व्हाट अ फंडा! इरशाद भाई आप बहुत कमाल के हैं, है ना? और क्या लिखते हैं आप। इस बात में मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ आपसे। अब वो है नहीं यहाँ, तो उनकी तारीफ करना मुमकिन है। उनके सामने मैं नहीं तारीफ करता हूँ उनकी। नहीं? उन्होंने एक किताब लिखी है, मेरी शिकायत भी है आपसे, काली औरत का ख्वाब करके जी, उन्होंने जी, किताब जी। लिखी, जिसमें उन्होंने गानों के बनने की रोचक प्रक्रिया के बारे में जी, जी, बताया। जी। जब भी मेट के गानों का उसमें जिक्र है, तो हम लोगों को बड़ा इंतजार था कि अब इस किताब का दूसरा हिस्सा आएगा तो हमें और पता चलेगा, पर वो अभी तक आई नहीं है। नहीं, आप जरूर कीजिए इरशाद भाई, क्या कर रहे हो यार? इतनी डिमांड है, आप करो सप्लाई। मैं अर्जी लगाऊंगा इरशाद से, जी। क्योंकि काली औरतें तो उन्हें मिलती जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है ये कि मेटाफर अवार्ड ट्रॉफीज के लिए इस्तेमाल अवार्ड हुआ है, इससे ट्रॉफीज के पहले लिए, कि हाँ, कि कोई कोई फिर से कंट्रोवर्सी हो मेरी जाए। कही किसी बात से ऑफेंड हो। नहीं नहीं, बट काली औरतों का ख्वाब एक ट्रॉफी के बारे में है। और फिल्मी जगत में, या मतलब आई थिंक इरशाद के अपने वाक़यों से भरपूर है वो किताब। दूसरा पार्ट 2 भी आना चाहिए उसका। इनका जो मतलब नाइंसाफी होगी अगर हम वेदांग और शर्वरी का जिक्र ना करें। वेदांग और शर्वरी में ये ख़ास मैंने देखा है कि इनको भी जो परफॉर्मेंस की भूख बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि किसी युग में और दशक में एक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत एक जैसे होते हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं होता। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको द प्योरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस कॉल्स देम। जैसे रणबीर है, मुझे लगता है कि वेदांग भी उसी तरह की एक भूख रखते हैं परफॉर्मेंस के लिए। उनको भी परफॉर्मेंस में मज़ा आता है, शर्वरी को भी परफॉर्मेंस में मज़ा आता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये लोग मुझे भी बहुत मोटिवेट करते हैं, बिकॉज़ ये लोग मेहनत करने से नहीं डरते हैं कि हम और
मतलब यूजुअली तो मैं ही एक्टर को बोला करता हूँ कि कल हमारा जो सीन है उसकी रीडिंग आज फिर से कर लेते हैं, इस समय के बीच में आधा घंटा हम लोग एक रीडिंग कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में हम जा सकते हैं इस परफॉर्मेंस को। इस पिक्चर में वो लोग मुझे बोला करते थे, सर कल सुबह 6 बजे की शूटिंग है, आज रात को सोने से पहले कैन वी कम टू योर रूम एंड जस्ट क्विकली गो थ्रू द लाइंस। 1-2 दफ़ा इन्होंने ऐसे बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा भार ये लोग संभाल रहे हैं। आपने रणवीर का जिक्र किया, रॉकस्टार पे बहुत बात होती है, तमाशा पे बहुत बात होती है, हम लोग कहानियों का पहला सिरा उस पर जिक्र कर रहे थे। तमाशा का प्रस्थान बिंदु क्या था, कहाँ से शुरू हुआ? ये भी ट्रेन के सफ़र से शुरू हुआ। ये ट्रेन के सफ़र से वहाँ से, और मैंने इरशाद को ये बात इस तरह से समझाई थी। तो खैर वो इरशाद वाली बात बाद में बताता हूँ। ट्रेन के सफ़र में बचपन में थ्रू आउट में विंडो सीट में बैठना चाहता था। विंडो सीट में इसलिए बैठना चाहता था कि मैं जब बाहर की तरफ मुड़ूँ तो मुझे पीछे की दुनिया ना नज़र आए, ट्रेन में बैठे हुए दूसरे लोग ना नज़र आए। ट्रेन के वो जो बार्स होते हैं उसके थ्रू वो जंगल, वो दूर का रास्ता, वो पहाड़ नज़र आए जहाँ मैं नहीं जा सकता, मगर मैं अपनी इमेजिनेशन से वहाँ ज़रूर जा सकता हूँ। मैं उस दुनिया में जाना चाहता था जो ये ट्रेन के बाहर वाली दुनिया है, जो रेल के बाहर वाली, पटरी से दूर जो दुनिया है। मैं अपने आप को वहाँ इमेजिन करता था कि मैं भी हूँ वहाँ, वो जो घर है या वो जो रास्ता है उसमें मैं भी चल रहा हूँ। और मुझे हमेशा लगता था कि वो जो है ना, वो एक दूसरा, मेरा ही एक दूसरा फॉर्म है, और यहाँ जो मैं बैठा हूँ इस ट्रेन के अंदर, ये एक अलग फॉर्म है। ये 2 लोगों की कहानी है। अब इरशाद को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि इरशाद जो ये मैं फ़िल्म बना रहा हूँ तमाशा, ये 2 लोगों की कहानी है, मैं और मैं। एक मैं जो सामाजिक है, एक मैं जो मैं हो सकता था अगर मैं सामाजिक नहीं होता। एक मैं जिसने हमेशा सही काम किया, जिसने एक कायदे से, एक कानून के मुताबिक अपने उस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है, और एक वो जो मैं होना चाहता हूँ, अगर मैं इन बंधनों में नहीं बंधता तो वो जो मैं है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो पावरफुल है। ये जो मैं है ना, ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल है। ये कहानी है। सो वो विंडो सीट पे बैठ करके बाहर देखने से और अपने आप को उस तरफ इमेजिन करने से तमाशा की बिगिनिंग हुई थी। तो और फिर इस ब्रीफिंग पे इरशाद भाई ने क्या लिखा? फिर इरशाद ने लिखा, तू कोई और है, तू कोई और है, ही काफी है। हम कुछ और भी हो सकते थे। ना, और आप देखिएगा सिर्फ यही गाना नहीं, हर गाने में, तमाशा के हर गाने में ना ये दोहरापन जरूर मिलेगा। जैसे कि एक बहुत सारी चीजें हम कोइंसिडेंटली भी करते हैं, फिर उसको ऐसे बना लेते हैं। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो में ये इरशाद की बात नहीं है, मगर आप देखिएगा कि जो उसमें लड़के का पार्ट है ना, तेरी नजरों में, जो लड़के का पार्ट है, अगर तुम साथ हो में, उसमें 2 आवाजें साथ में चलती हैं, जो अरिजीत ने गाया है। एक हायर स्केल पे है और एक लोअर स्केल पे है, दोनों जब वो साथ गा में रहे होते चलता तुम है। साथ हो या ना हो, क्या फर्क है, क्या फर्क है, बेदर्द थी सी जिंदगी, जिंदगी। बेदर्द है अगर तुम साथ हो। आप देखिएगा दोनों स्केल में साथ में गाया है, 2 लोग हैं एक ही साथ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है। सो इस तरह से भी कुछ चीजें गानों में आती हैं, बट उसके अलावा भी हर वक्त ये जो डाइकोटमी है ना इंसान की, वो नजर आती है। मतलब उस गाने की हर उस हर गाने में, उस फिल्म के हर गाने में आपको इरशाद की तरफ से ये द्वैत दिखता है। ये द्वैत दिखेगा आपको। तो ये तो वो इम्तियाज हैं जो ट्रेन के इधर बैठे हैं, और क्या हो सकते थे, या हर बार वो हो सकते थे जो कहानियों में हो जाते हैं? हाँ, कहानियों में इसको और क्लीशे कर देता हूँ, हाँ इम्तियाज अली अगर फिल्म मेकर ना होते तो क्या होते? ये अभी बिल्कुल फ्लैट कर दिया मैंने नहीं सवाल। नहीं, हाँ नहीं, बट ये ओवर सिंपलिस्टिक है। जी। अगर मैं फिल्म मेकर नहीं होता तो
फिर आपकी फंतासियों को, फिर आपके कल्पनाओं को कौन सा आकाश मिलता? वो जिंदगी बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती है, वो जिंदगी बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो जाती है। मुझे लगता है कि क्योंकि बचपन से मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टर तो मैं अब बना हूँ, मगर बचपन से ही मैं वो स्टूडेंट हूँ जो सामने बैठ करके यस मिस बोलता है बट कुछ समझता नहीं है, क्योंकि अपनी दुनिया में मैं कोई ख्यालों का पुलाव पका रहा हूँ। तो वही चीज़ मैं जारी रखता। हो सकता है कि मैं इंजीनियरिंग कर लेता, जैसे मेरे सारे दोस्तों में नहीं किया, बिकॉज मैं प्योर साइंस का स्टूडेंट था। हो सकता है मैं ब्रेन ड्रेन के वक्त अमेरिका चला जाता उन्हीं की तरह, और वहाँ पर मैं कोई ज़िंदगी जी रहा होता, और साथ साथ पोइट्री लिखता, साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्ले करना है, कोई छोटा सा स्किट करना है या छोटा वीडियो बनाना है, तो उसमें थोड़ी बढ़त लेता मैं। और हमेशा तमाशा देखते हुए मुझे लगता है कि काश मैं ये जॉब छोड़ दूं और आज भी निकल पड़ूं ट्रेन के उस तरफ वाले रास्ते पर। सेन होजे की या ह्यूस्टन की गलियों में भटकते हुए बिल्कुल, बहुत सारे सोचते हैं। बहुत सारे सोचते हैं। ये, और इसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, हमारी आपकी बहुत खुशकिस्मती है कि हम वो काम कर रहे बहुत हैं ज्यादा, जो काम करना, जिसको देखते हुए हमें घड़ी के घंटे याद नहीं रहते। बिल्कुल घड़ी के घंटे नहीं याद रहते, और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि लोग पैसे देते हैं हमें इस काम के। आप और हम दोनों कितने खुशकिस्मत हैं। मैं इम्तियाज़ भाई अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप सोचो कि मैं अपने दोस्तों को कई बार कहता हूँ कि तुम हिंदुस्तान के टॉप फिल्म मेकर्स से, पॉलिटिशियन से, साइंटिस्ट से, स्पोर्ट्स पर्सन से बात करना चाहोगे? बोले हाँ हम तो देखने जाते हैं उनको। तो मैंने कहा सोचो कि तुम उनसे जो मर्जी वो पूछ सकते हो और तुम्हें इस काम के पैसे भी मिलते हैं। राइट जी। तो मुझे हमेशा ना वीरेंद्र सहवाग याद आते हैं। वो कहते थे कि मेरे पास स्टेडियम में बेस्ट सीट होती है सचिन तेंदुलकर को खेलते देखने की, वाह 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 मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता हूँ। वाह वाह, लाइक वाह, क्या बात है। चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। मैं वापस आऊँगा के लिए, अगर आपकी विभाजन की त्रासदी में दिलचस्पी है तो बहुत सारी किताबें हैं जिनकी तरफ आप लौट के जा सकते हैं। कुर्तुल हैदर की किताबें हैं, मंटो इस्मत चुगताई का तो बहुत जिक्र होता ही है, खुशवंत सिंह की किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। एक किताब मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा, महान क्रांतिकारी, महान साहित्यकार यशपाल, उनकी 2 खंडों में किताब है झूठा सच, ज़रूर खोज के पढ़िए, बहुत कमाल की किताब है वो। मेरे ख्याल से आप ओ साथी रे के प्रमोशन के लिए फिर आएंगे, तो वो छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, आप श्योर रहना है ना। चूँकि कहानियों के सिरों की बात हो रही थी तो मैं लव आजकल का सिरा ये थोड़ा पूरा कर लें ये सेगमेंट। जी जी जी, आप जैसे लव आजकल का प्रस्थान बिंदु क्या था पहली वाली का? हाँ, लव आजकल का जो पहला थॉट ये यही था कि हाँ, अब याद आया। वो एक घटना घटी थी मेरे कॉलेज के ज़माने में, हिंदू कॉलेज में जब मैं था, मैं फर्स्ट ईयर में था, और मुझे कई बार तो मुझे लगता है आप अभी भी वहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ एक्चुअली। अच्छा। या बट नहीं, बट जब मैं हिंदू कॉलेज में था, जहाँ एक तरह से मैं अभी भी हूँ। आप अभी भी जाते हैं ना हर साल? हाँ, जाता हूँ, मानसिक तौर पे तो हमेशा ही रहता हूँ वहाँ पे, अक्सर ही जाया करता हूँ, बट 1-2 बार तो चला ही जाता हूँ साल में मैं हिंदू। एंड क्योंकि दिल्ली आना जाना रहता है ना, दिल्ली आसान है, जमशेदपुर थोड़ा दूर है, क्योंकि वहाँ फ्लाइट भी डायरेक्ट नहीं है। तो खैर, और हर बार एक 19-20 साल का इम्तियाज मिल जाता होगा वहाँ हमेशा। और वहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं ना यूनिवर्सिटी में, अब वो हॉस्टल के अंदर जाने के वो ग्रिल्स से लग गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ कि अगर मैं कॉलेज में होता तो ये तो नहीं होने देता कि हॉस्टल में ग्रिल्स लग जाएं। किस चीज़ का खौफ है? कौन आ जाएगा अंदर? हम है ना यहाँ पे देखने के लिए। हाँ हाँ। और ये सब चीज़ें कि कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अब यूनिवर्सिटी में जैसे स्मोकिंग एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं मेरी किसी फिल्म में स्मोकिंग नहीं दिखाता हूँ, मगर ज़बरदस्ती कोई कहे ना कि यहाँ स्मोक नहीं कर सकते, वहीं स्मोक करने का दिल चाहता है, जैसे चमकीला में किया था चमकीला को।
तो बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस कि हम हमेशा खिलाफ कॉलेज में तो थे ही, अब प्रोटेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा सटल हो गया है, बट प्रोटेस्ट करना भी ज़रूरी है। और जो प्रोटेस्ट करने की भावना है ना, ये बहुत ज़्यादा आ जाती है जब मैं कॉलेज जाया करता हूँ। प्रोटेस्ट की दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया में हम चलते हैं, जहाँ पर मेरे जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ना सिर्फ नियम का पालन करें अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि हर नियम का पालन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए और चीज़ों को चैलेंज करना चाहिए। जिस भी चीज़ को आप बिलीव करें, उसको चैलेंज करने के बाद बिलीव करें तो बेहतर है। एनीवे, प्रवचन बहुत हो गया। लीक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। क्या बात, क्या बात। हाँ, नहीं भाई, थोड़ा तो ज़रूरी किस्म की बगावत रखिए। आप जितनी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में नियमों के खिलाफ जाएंगे, नियम तोड़ेंगे, जितनी दफ़ा आप प्रयोग करेंगे, इस बात की तैयारी रखिए कि कुछ एक दफ़ा आप गिरेंगे, आपके घुटने छिलेंगे, आप पकड़े जाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे। पर याद रखिए, आपकी पोटली में एक तजुर्बा आ गया है जो आपके साथ रहेगा। अपने दुस्साहस को ईंधन देते रहिए, वरना आप तमाशबीनों की तरह ताली बजाते और फिक्रे कसते रह जाएंगे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चॉइस इज़ योर्स। आपको किरदार बनना है, अपनी कहानी गढ़नी है, या दूसरों की कहानियों में किसी फुटनोट की तरह भर आना है। तो निकलिए, अपना सारा साहस और अपने सारे प्रयोग लेकर निकलिए, और कतई इस बात की परवाह मत करिए कुछ एक दफ़ा कि नियम क्या कहते हैं, लीक क्या कहती है, या आपके इस प्रयोग पे ज़माना कितना हंसेगा, कितना मज़े लेगा। नहीं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, हो गए प्रवचन दोनों के प्रवचन हो गए, मगर इस बात को एक और मैं थोड़ा सा एक बेसिस देना चाहूंगा जी। सूफीज्म में कहते हैं टू ब्रेक द रूल इज ऑल्सो अ रूल। रूल की सेफ्टी में फंसना एक कायरता है, एक लेजीनेस है। इसको तोड़ो, अपने आप को झकझोड़ो। बुद्धिज्म में भी आप जाएंगे, आपको वहां पे भूटान में एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री मिलेगी जो डिवाइन मैडमैन की मॉनेस्ट्री है। मतलब उनको अंग्रेजी में डिवाइन मैडमैन कहते हैं। ये बहुत सारे नियम को के विपरीत जाकर के, तोड़ करके इन्होंने ये मकाम हासिल किया है कि आज इनका इतना बड़ा टेम्पल है। तो नियम को ना बहुत अक्सर हम अपनी कंफर्ट बना देते हैं। भीड़ में चलना जो है ना, उसको हम एक कंफर्ट बना देते हैं। और ये मेरे ख्याल से कोई भी जो भी किताबें हम फॉलो करते हैं, जो भी फिलॉसफी हम फॉलो करते हैं ना, वो कभी ये बांधता नहीं है। जो बांधने वाले लोग हैं वो अलग होते हैं। तो एनीवे, अब प्रवचन खत्म। भाई आपने ना इतनी बढ़िया बात कही, अभी कर ही लेते हैं। सत्संग हो रहा है तो हम हाँ, एक बॉस्टन में MIT में प्रोफेसर हैं जो कि बुद्धिस्ट मंक हैं, प्रोफेसर तेंजिन प्रियदर्शी। उनकी किताब में मैंने ये वाकया पढ़ा था, फिर उनसे सुना भी था। वो एक लौता इंटरव्यू है हमारे जीवन का जो हमारे घर पे रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। क्योंकि उतना ही वक्त था। तो वो एक जापानीज बुद्धिस्ट मंक का जिक्र करते हैं। तो एक मंक है जो बड़ा परेशान है दुनिया से, इससे उससे। तो सब कहते हैं कि उनके पास जाओ, वो तुम्हें सॉल्यूशन बता सकते हैं। उसके बड़े बुनियादी सवाल होते हैं कि स्त्री ऐसी नहीं, पुरुष ऐसा नहीं, संन्यास, विरक्ति है वो। तो वो जो जापानीज मंक हैं वो कहते हैं हाँ हाँ आओ, बैठो बैठो बातें करेंगे। और वो चाय की प्यालियाँ मंगवाते हैं और शराब की एक बोतल मंगवाते हैं और उड़ेलते कहते हैं पियो। तुम भी पियो, मैं भी पीता हूँ। तो ये नया नया मंक भड़क जाता है, ये कहता है कि अरे कैसे व्यक्ति हो, हमने सब रिनाउंस कर दिया, हमने त्याग दिया, और ये शराब बहकना ये सब नहीं 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 नहीं, तो भगा देते हैं। तो इसको समझ में नहीं आता, हो सकता है इसको लगता है हो सकता है ब्लफ कर रहे हो। फिर जाता है, फिर वो देते हैं, कहते हैं पियो। तो ये पीता है और मन में कोसता भी रहता है। फिर वो कहते हैं रिनाउंस करना है, पर इस बात का गुरूर नहीं पालना है कि तुमने रिनाउंस कर दिया, तुमने त्याग दिया। यदि त्याग का अहंकार पा लिया तो सबसे जरूरी त्याग तो किया ही नहीं, मैं, अहंकार। बिल्कुल। तो बोले ये वो नहीं है कि शराब, बोले ये मैं नहीं पीऊंगा, मैं कैसे पी सकता हूँ। Exactly. तो बोले तेरा मैं तो गया ही नहीं। तो तू काहे का भिक्षु।
तो ये भी कहानी है कि रूमी को भी ये बात कही गई थी अच्छा। कि आप शम्स तबरीज़ी ने कही थी, ऐसा मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े मौलाना हैं, मौलाना रूमी, शहर में सारे लोग आपको जानते हैं। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और उस शराब खाने में जा कर के एक शराब की बोतल खरीद के लाइए। आप ये कर सकते हैं? उसको बड़ा लगा, यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, मगर मुझे अगर आगे बढ़ना है, नए रास्ते पर नया कदम उठाना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। जी। मंगवाया और फिर बोला कि अच्छा अब पियो। सेम इसी वजह से देखिए किस तरह से कहानियां मिलती हैं अलग अलग। जी। अब इसको पीजिए आप। नहीं नहीं, मैं तो कैसे पीऊं। मगर उन्होंने पिया, उन्होंने अपना वो तोड़ा, वो अहंकार भी तोड़ा और अपना वो एक त्याग भी तोड़ा, यानी कि रूल को तोड़ना भी एक जो रूल होता है। तो बहुत बड़ी बात है ये त्याग का अहंकार नहीं रखना, रिलीजियस होने का अहंकार नहीं रखना। मोइनुद्दीन चिश्ती ने, क्योंकि वो वहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम का वो झगड़ा हुआ था और हिंदुओं को मालूम नहीं था, उन्होंने खीर बनाई थी इन फौजियों के लिए जो मुस्लिम थे। अब इनको नहीं पता था कि उनका कोई रमज़ान चल रहा है और वो मतलब लैंग्वेज नहीं जानने की वजह से गलत समझ सकते हैं, ये इंसिडेंट है। तो उन्होंने उसको फौजियों ने उसे उड़ेल दिया कि ये क्या है, बदतमीजी कर रहे हो आप हमारे साथ, हमें ये ठंडा पानी और ये खीर दे रहे हो, हमारे रमज़ान का महीना चल रहा है। वो बेचारे टेंट वेंट लगा करके उनके फौजियों के लिए थोड़ा सा आराम के लिए, वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने ऐसा किया था। तो जब ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने देखा कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो एक बुजुर्ग हैं, जो उस वक्त भी काफ़ी प्रख्यात थे, वो आए, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बैठे, एक खीर का प्याला उठाया और वो खीर खाने लगे। रमज़ान के मौके पर उन्होंने अपना तोड़ दिया फास्ट। तो उनसे पूछा गया कि अरे भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? सब लोग रुक गए, जंग तो रुक ही गई, कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? उन्होंने खाया खीर, कुछ नहीं बोला और फिर बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत मज़ा आया, पानी पिलाओ यार, पानी पीता हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया आपने ये बनाया हमारे लिए, और वो चले गए। तो बाकी तो किसी ने अपना फास्ट नहीं तोड़ा। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो क्या है, मैंने गुनाह किया है ना, मैं मुसलमान हूँ, मैंने रोज़ा रखा था, कितना बड़ा गुनाह है रोज़ा तोड़ना, बच्चा भी रोज़ा रखता है तो तोड़ता नहीं है। उन्होंने, मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती ने, उन्होंने अपना रोज़ा तोड़ दिया। बोलता है कि गुनाह हुआ है, मुझे मिलेगा, मेरा खुदा मुझे सजा देगा, कोई बात नहीं, वो मैं झेल लूंगा। मगर ये जो हो रहा था, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था जो सॉल्व हो गया। क्या बढ़िया बात है। सो वही अहंकार, अलग अलग तरह से आप इस पे आते हैं। ईश्वर के, अल्लाह के नाम पे एक दूसरे का लठ फोड़ते, सर फोड़ते लोगों के लिए है। अच्छा, देखिए इसमें दुख सुख दोनों आ गए हैं। जी जी। आप जब बता रहे थे ना उन सरदार जी का किस्सा कि अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, जी 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 और राइट से लेफ्ट जा रही हैं, बातें भूल रहे हैं। मैं बहुत मानता हूँ उनको, मार्केस को। मार्केस के बेटे ने किताब लिखी जिसमें मार्केस के अंतिम दिनों का जिक्र है और वो भूल गए थे सब कुछ। ये इतनी त्रासद बात है कि जो आदमी ये कहता हो कि मेमोरी इज माय मोस्ट पावरफुल टूल, और उसको याद नहीं है, और जब कभी उनको कुछ याद आता था तो उनके भीतर का विनोदी स्वभाव जाग जाता था। तो वो अपनी केयर करने वाली नर्स से पूछते थे अपनी वाइफ के बारे में कि ये दुष्ट औरत कौन है जो तुम सब पे हुक्म चलाती रहती है, क्या ये तुम लोगों की बॉस है? तो नर्स उतने ही खुफिया और फुसफुसाते ढंग से कहती थी, हाँ हाँ, और तुम्हारी भी। तो उनके बेटे लिखते हैं रिमेम्बरिंग गाबो एंड मर्सिडीज किताब में कि उसके पहले उनके पिता अक्सर कहा करते थे, ख़ासतौर पे जब वो लोग क्रिसमस न्यू ईयर के लिए जुटते थे, कि हम लोग ना जब ये मिलेनियम चेंज होगी तब हम लोग मिलेंगे, जहाँ भी होंगे ना हम लोग यहाँ जुटेंगे। तो सिगार पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, अपने नौजवान बेटों के साथ, दोनों, उनके एक बेटे फिल्म मेकर हैं। अच्छा। तो
वो कहते थे हाँ, हाँ, तो उनको लगता था पता नहीं ये पिताजी क्यों हर बार ये बात कहते हैं। और बहुत साल बीत गए और फिर वो 1999-2000 का वो जो संधि हम्म, काल आया, जब पूरी दुनिया जूझ रही थी Y2K प्रॉब्लम की, सब ज़ीरो हो जाएगा क्या? और जेनिफर लोपेज़ गाने गा रही थी जी। वेटिंग फॉर टुनाइट। तो बोले वो रात आई और हम सब बाहर गए और हमने कुछ नहीं बोला एक-दूसरे को। उन्होंने अपना सिगार जलाया और बस उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा, "वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस।" उनके बेटे बाद में लिखते हैं कि वो वो एक ऐसी प्रत्याशा का बीज बो रहे थे। वो असल में बस तब तक जीवित रहना चाहते थे और चाहते थे कि हम सब साथ रहें। हम्म, तो कई बार होता है ना कि आप भविष्य की कोख में बीज इसलिए डाल दो, क्योंकि वो जितनी बार वो वेदांग का किरदार चिल्ला रहा है ना कि मैं वापस आऊँगा, हम्म, तो वो एक दर्द की सतर, एक बीज है भीतर है, जिसमें है जो मरने को राज़ी हो रहा है, लेकिन कुछ है जो हम लोग कहते हैं ना यार जान छूट नहीं रही है। यही बात होती है ना। जो ईशर जो है ना, जो 95 इयर्स ओल्ड हैं इस फिल्म में जो हमने दिखाया है, उनकी जान छूट नहीं रही है। उनका डॉक्टर कहता है कि ये इतना पेन क्यों झेल रहे हैं, ये जा क्यों नहीं रहे हैं, मगर कोई जिद है जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। और वो फिर वो वादा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा। आप ऐसे कितने वादे करके आए हैं अब तक? ये जो बड़े वादे होते हैं ये खुद से ही करता है इंसान। और जब मैं उनकी उम्र का हो जाऊंगा तब शायद मुझे समझ में आएगा कि कौन से वादे मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कभी ऐसा हुआ है कि नींद, बेहोशी सी नींद की हालत में ये खौफ आया हो कि किसी रोज़ मर जाऊँगा और कितनी चीज़ें अधूरी रह जाएँगी? ऐसे गिनती चलती है दिमाग में अधूरी चीज़ों की? अम, ये एक वक्त था जब मुझे लगता था, बट मुझे ये अब समझ में आ गया है कि अधूरा ही छोड़ के जाना है। अम, कौन-सा वो वक़्त था? अम, काफ़ी पहले एक्चुअली, काफ़ी पहले, मतलब जब नौकरी शुरू की थी, कुछ ऐसा एक ख़्याल आता था, ऐसे खौफ नहीं था, डर कौन-से वक़्त बहुत की बात कर ज़्यादा रहे हो नहीं आप? था। कुणाल कोहली के यहाँ काम करते थे? तब की नहीं, बात, नहीं। सीरियल के दिनों की, स्टार बेस्टसेलर के दिनों की बात, कौन-से वक़्त की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे ख़्याल से वही टीवी में जब मैं डायरेक्ट कर रहा था, उस वक़्त पता नहीं किस वजह से ये ख़्याल आया था। आई थिंक सबको आता है कि एक दिन मर भी जाना है। हुँ, हुँ। मगर मुझे उस बात का इसलिए भी अनुमान है क्योंकि मैंने खुशवंत सिंह की एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वो ओशो से मिलने गए थे, ये देखने के लिए कि ये बंदा जेन्युइन है कि फ्रॉड है। तो उस वक़्त वो भगवान रजनीश के नाम से जाने जाते थे, ओशो नहीं। तो उनके से मिलने गए तो उन्होंने बोला कि क्या क्या सवाल है तुम्हारा, बोलो। तो इनके पास कोई सवाल था नहीं, इन्होंने बस ये पूछ दिया कि मुझे मरने से डर लगता है, क्या करूं। तो उस वक्त मैंने सोचा कि हाँ, मरने से डर तो नहीं लगता है, बट मौत का ख्याल आता है कभी कभी। उस वक्त शायद मैं टीवी कर रहा था जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था। तो खैर ओशो ने ये कहा कि तुम सिंपल सी प्रैक्टिकल बात की कि आप शमशान भूमि जाइए और वहां पर देखिए, जब ये होता है ना, क्रियाक्रम होती है, जब जलाया जाता है बॉडी को, वो देखिए। तो खुशवंत सिंह ने कहा कि एक्चुअली वो जो मैंने उनसे सवाल पूछा था वो दरअसल मेरा सवाल मेरे मन में था। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये उसका कोई जवाब देंगे। मगर फिर मैंने देखा कि मैं जाता हूँ शमशान भूमि और वहाँ जाकर के मुझे सुकून मिलता है। तो खैर ये एक अलग बात हो गई। तो एक बातें ऐसा, ही करने बैठे हैं, बताइए। बात ही करने बैठे हैं। बट वही है, जैसे कहते हैं ना कि सूफीज़्म में आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अपने जनाजे की नमाज़ के हिसाब से नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ताकि ये जो ये जो ख़्याल है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा, छूट जाएगा, वो एक रोशनी भी देता है आपकी ज़िंदगी को, कि किन चीज़ों को फिर अहमियत देनी है, किन चीज़ों में वक़्त नहीं बर्बाद करना है। इसकी आपको इसका पता देता है। आपने ये कहा, मुझे अज़ीज़ मियाँ की वो कव्वाली याद आ गई, पढ़ी नमाज़ जनाज़े की मेरी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, दबा के चल दिए। किन चीज़ों को अहमियत नहीं देनी इम्तियाज़ भाई?
हम्म, मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है मेरे मैं ख्याल हाँ, से। हम अपने हिस्से का सच मैं बोलेंगे। हाँ, अपने हिस्से का सच बोलेंगे। मेरे लिए जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं वो मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे कि सामान, फर्नीचर, डेथ क्लीनिंग, हाँ, डेथ क्लीनिंग, डेथ क्लीनिंग, व्हाट इज दैट? नॉर्डिक कंट्रीज और जापानी, मतलब बहुत मिक्स इसका है। आ, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए कतई ज़रूरी नहीं है, अच्छा अच्छा यू अच्छा लुक एट अच्छा, देम और फिर धीमे धीमे आप उनको अब उनको निकालते जाओ, निकालते हैं। हल्के होते जाओ, हल्के होते जाओ, हल्के होते जाओ। या आई थिंक मेरी जिंदगी में भी ऐसा रहा है। तो लोग भी लोग नहीं, सायास मुक्त किया आपने किसी को? नहीं, मुझे लगता है लोग जो है ना वो चीजें जो है ना वो जीवित नहीं है, तो वो वही रहेंगी, ये टेबल वही रहेगा जो ये है, बट आप वो नहीं रहेंगे। आपके अंदर कई पहलू हैं, आप कल बदल भी सकते हैं। इसी वक्त आप बदले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ आपके अंदर दूसरा जागता है, कोई दूसरा ख्याल आता है। तो वो जो एक जीवित चीज है वो हमेशा उसके कई पहलू होते हैं। तो उनको नहीं कम करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि उनको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट भी है लोगों में। डू यू मेडिटेट? आप मुझे बता दीजिएगा अगर कोई भी सवाल नहीं नहीं नहीं, बहुत पर्सनल के नहीं नहीं उसमें नहीं, जा नो रहा हो। डोंट वरी, नो, नॉट पर्टिकुलरली। आई थिंक अगेन आई एम वेरी लकी दैट आई एम अ फिल्म मेकर, अ राइटर एंड अ डायरेक्टर, जो मेरे ख्याल से मेडिटेशन लिखने के वक्त में या शूटिंग करने के वक्त में या ऐसे किसी वक्त भी मिलती है, वही मेरा गुजारा है और वही मेरा सस्टेनेंस है, और वही हर मर्ज की दवा भी है मेरे लिए। आई हर फील मर्ज की हर मर्ज की दवा है। कोई लॉन्गिंग ऐसी नहीं जो मौत तक साथ जाएगी? हाँ, जाएगी जरूर। एक एक आई थिंक लॉन्गिंग इज अ नेचुरल स्टेट समटाइम्स फॉर पीपल। you're always yearning, you're always वो किस चीज, वो ऑब्जेक्ट बदलता रहेगा, वो टारगेट बदलता रहता है या गोल पोस्ट बदलता रहता है, बट एक जो जिज्ञासा है या यर्निंग है वो तो, वो मेरे ख्याल से चलती ही रहती है। और दूसरों की पोइट्री में भी मैंने यही चीज देखा है, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर में हो या उर्दू लिटरेचर में हो या हिंदी में हो, या रविंद्रनाथ टैगोर की बातें हैं या रूमी की बात है, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट दिस यर्निंग, आई रियलाइज्ड। सो मतलब ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, दूसरे भी इसको फील करते हैं। सब अपनी अपनी तन्हाइयों में एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मगर ये कोई दुख वाली बात नहीं है। ये जो यर्निंग है ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि ये आपको वो इच्छा देती है कि आप आगे बढ़ें, कुछ नया डिस्कवर करें। अगर ये नहीं होगी तो कितना कितना मतलब फिर क्या करेंगे, फिर जिंदगी बेरंग जीने हो में, जाएगी। हाँ, या बेईमानी हो जाएगी। बेचैन करती कोई चीज बहुत, खींच पैदा करती हो, गुस्सा पैदा करती हो? अम, मैं अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अम, अपने प्रोग्रेस से डरते हैं, जो आगे बढ़ने से घबराते हैं, जो अपनी मजबूरी का ताज अपने सर पे रखे रहते हैं, अम, उस दशा से मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। लड़ो, लड़ो, आगे बढ़ो। निपटोगे, बढ़ जाओगे, पर कम से कम या सल्क ना करते रहो वहां पे। सल्क ना करते रहो। और मुझे उस चीज से बहुत नफरत है, जो वो है ना कि रोते रहना, हाय बेचारा मैं कितना ये हूँ, मतलब जुल्मों का शिकार हूँ। वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है। ये कंप्लेन करने का
जैसे कि वो गीत डिलन का एक डायलॉग है उस छत पर, अभी मैंने कुछ देर पहले भी बोला था कि वो कहती है कि सब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो भी गलतियाँ हो वो मेरे विचार से हो, मेरा डिसीजन हो। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह दूसरों को ना बताऊं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। Yeah, I chose. I made mistakes. I made the mistake. I'll own it. It's nobody's business. Nice. एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हजारों बरस से खोजने की कोशिश हो रही है, लगभग नाकाम सी। और वो सवाल है कि प्यार क्या है? मिलना, मिलने की चाह रखना, या इन दोनों से भी मुक्त हो जाना? क्या है? हाउ डू यू लुक एट इट? फिजिकलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? फिजिकलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलना, बिछड़ना, फिजिकल होना, फिजिकल ना होना, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में प्यार हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि प्यार का होना इन सब चीजों से परे है, या इन सब चीजों के बावजूद भी हो सकता है। जिस तरह से प्रेम मिलन में मुमकिन है, उसी तरह से प्रेम वियोग में भी मुमकिन है। पर इम्तियाज भाई, जिन पे बीतती है उनसे तो सांस नहीं ली जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सांस नहीं ली जाती। और जब वो फीलिंग जो है ना, जिसकी वजह से सांस नहीं ली जाती है, जब वो खत्म हो जाती है उनके अंदर ना, तो वो भी एक त्रासदी है, वो भी एक अजीब तरह की बेचैनी है। अपनी लाश ढो रहे हैं, जी, ले जा रहे हैं। अपनी लाश ढो रहे हैं, दुख भी दुख नहीं दे रहा। अब क्या करें, कुछ फील नहीं होता। जैसे पुराने ग्रीक थिएटर में बोला जाता था कि पैशन है या कोल्डनेस है, हॉट है या कोल्ड है, सुख और दुख कुछ नहीं होता। सुकून है कि जुनून है? सुकून, हाँ, मतलब ठंडापन है या गर्मपन है, कथारसिस है या अनफीलिंगनेस है, ये दोनों पैरामीटर्स में जिंदगी या ड्रामा चल रहा है। तो आप हमेशा अपने आप को उस लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं जहां आप कथार्टिक हो, जहां आप पैशनेट हो। क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में खास करके फील ना करना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये बहुत होता है कि मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। और पर जब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होता है कि मैंने 5 मिनट में 20 रीलें देख ली और प्रकट तौर पे बहुत कुछ फील कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैं और ज्यादा खाली हो गया हूँ। जी जी, क्योंकि वो एक टिपिकल सी चीज होती है कि आप ज्यादा डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। हाँ, इतना ज्यादा इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे करने के बाद आपको लगता है आपने कुछ खो दिया, ऐसा नहीं लगता आपने कुछ पा लिया है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि पता नहीं, एक तरह का एक सुकून होता है कि कोई फोटो लूं शेयर करने के लिए, नहीं कोई चीज को देखूं, उसकी सुंदरता को मैं अप्रिशिएट करूं, फोटो ना खींचूं। उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन है। मैं ये ट्राई करता हूं खुद के लिए भी। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी एक दोस्त हैं, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, पुणे बेस्ड है, राधिका नाम है उनका। तो हम पिछले दिनों एक लेक्चर्स थे, तो मैं ज़िंदगी में पहली बार लंदन गया। और बचपन में हमने अपने गांव में सुना था, लोग बोलते थे ना, कोई बड़ा स्मार्ट एक्टर आए बड़े लंदन से। आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैं उनको बता रहा था कि हमें एक रेस्टोरेंट है नयांग ब्लॉसम के नाम से, वहाँ खाना खाने गए और बड़ा अच्छा तीखा सा, चटपटा तीखा सा, पर बड़ा अलग किस्म का खाना था। तो मैं उनको बताया, तो उनका फ़ोटो खींची। तो मैं उनको बोल रहा था कि मैं फ़ोटो खींचना भूल जाता हूँ हर बार जब जब कुछ बहुत अच्छा हो या बहुत ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि आप उसमें इतने लय होते हो। बहुत अच्छी बात है, तो उपलब्धि है बहुत बड़ी। हाँ, मतलब तो वो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। तो मैंने कहा, और वो अभी याद में दर्ज है ना, आप बताइए, अब कोई पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ घंटों जी, कि मैं ऐन उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था, उस तरी को अलग से उतारते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को मतलब लोगों को सीखना चाहिए आपसे। अरे मुझसे तो क्या ही सीखेंगे। कभी ऐसा होता है कि
जैसे हमारी ट्रेनिंग एडिटर की तौर पे हुई, हम्म जर्नलिस्ट के तौर पे, हम कुछ भी देखते हैं तो हमें फॉन्ट, साइज, हम्म कलर, टाइपो तो नहीं है, स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा कर्स ऑफ बीइंग अ फिल्म मेकर होता है कि यू लुक एट थिंग्स एंड यू लुक एट फ्रेम्स, ऐसा होता है क्या? कभी कभी ऐसा होता है, मगर जो अच्छी फिल्में होती हैं उसमें आप भूल जाते हैं। और ये ज़रूर है कि मैं फिल्म मेकर हूँ, और मैं अगर कोई फिल्म देखता हूँ तो मेरी जो एक नेचुरल ट्रेनिंग है वो आती है मेरे दिमाग में। मगर फिल्म मेकर से पहले, क्योंकि मैं ऑडियंस हूँ, क्योंकि फिल्में मैंने 10 बनाई और देखी हज़ारों हैं, तो मेरी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग एज ए व्यूअर ज़्यादा है अब आज भी फिल्म मेकर के बनिस्बत। तो आई थिंक मेरा जो व्यूअर वाला साइड है वो टेक ओवर कर जाता है एक पॉइंट पे फिल्म देखते देखते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एआई को प्रॉम्प्ट दिया हो कोई? हैव यू एवर यूज्ड एनी एआई टूल? नो, नेवर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वेल, आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट इट। जो मैंने देखा है तो मुझे लगा कि ये मशीन लर्निंग का एक टूल है, एक ऐप की तरह। बहुत सारे ऐप्स हैं जो एआई सपोर्टेड ऐप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के ऐप्स हैं, वो मैं देखता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत है अगर मैं किसी ऐप में जा कर के स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट दे करके कुछ हासिल करूँ से, उससे तो अच्छा है कि मैं लिख लूँ। आसान है, इजी है मेरे लिए, तो मैं वैसे फील करता हूँ। तो मैंने, जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने कुछ ही स्पीच, कोई स्पीच लिखना है तो वो चैट जीपीटी के थ्रू लिखते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा काम है ऐसे, मैं खुद ही सीधा क्यों ना लिख लूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ अभी तक। कुछ लोग एआई टूल्स को प्रॉम्प्ट देते हैं कि इस बात को इम्तियाज अली के ढंग से कहो, यू नो दैट, वाह, यू शुड ट्राई इट समडे जस्ट फॉर फन, ओके, कि कुछ ऐसे लिखा और बोला अब इसको इम्तियाज अली इसको कैसे कहते हैं। क्या बात है। तो पर उसकी मज़ेदार बात ये है, मतलब बहुत सारे खौफनाक पहलू भी हैं, कि वो इंसानों के अब तक के अर्जित ज्ञान के ही इर्द गिर्द चल रहा है। जी जी जी, ऑब्वियसली। हाँ। हम लोग, क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है, मैं अब विद्यार्थी की तरह पेश आऊंगा आपके सामने। अच्छा जी। जी। आ, मज़े तो बहुत हैं दुनिया में, हम्म और वो मज़े बड़े ज़रूरी हैं ताकि हम हर बार इम्तियाज़ अली की दुनिया से आ सकें और फिर उसमें वापस जा सकें, क्योंकि मज़े वहाँ पे भी खूब कर रहे होते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा मज़े करता है जब वी मेट का दारा सिंह। बेस्ट कैरेक्टर यू हैव एवर क्रिएटेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने न्यूज़ रूम में कई बार ये कहता हूँ कि मैं जब भी मेट का दारा सिंह हूँ, मैं समझ जाता हूँ तुमने अपनी कॉपी में गड़बड़ की है कि नहीं। सो सबसे पहले हम, चूंकि आप फिल्म मेकर हैं, कौन सी हिंदी फिल्में हैं जिनकी तरफ आप बार बार जाते हैं कि यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने ये फिल्म कितनी बार देखी है? अच्छा, आपको थोड़ी सी हैरत भी हो सकती है इस बात पे। एक फिल्म है जिसका नाम है अंदाज अपना अपना, जी, राजकुमार संतोषी की। और एक फिल्म है जिसका नाम है दूल्हे राजा। गोविंदा की। और इन फिल्मों में एक जोश है, एक जुनून है, एक फनीनेस है। तो मैं बार बार इन फिल्मों को देखता हूँ। उसी में वो गाना है ना, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, हम्म दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा का। क्या बहुत बढ़िया। उसमें जो जिस तरह के डायलॉग हैं, जिस तरह से किरदार निभाया है गोविंदा ने और जॉनी लीवर ने और कादर खान भी, ने, हाँ। कि तुम मेरा मैनेजर है, मेरे पैसे के लिए नौकरी करता है, तुम मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? तो वो कहता है, जी सर मैं तो आपकी तरफ हूँ। तो बोलता है, ये कैसा मेरी तरफ है? बोलता है, हाँ तो उसकी तरफ है, मैं आपकी तरफ हूँ। हम सब की जिंदगी में कम से कम एक एक गोविंदा की फिल्म तो चोर बाजारी की तरह रहती है, दाखिली है। ये दो फिल्में। ये दो फिल्में पहले आती हैं दिमाग में। फिर जैसे कि शोले कभी भी चल रही होगी तो मैं देख लूंगा आज, मगर वो क्योंकि किसी इसमें है नहीं, ओटीटी में है नहीं, अच्छे ही है कि नहीं है,
तो बार बार देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। श्याम बेनेगल की कोई भी फिल्म मैं किसी भी वक्त देख सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है श्याम बेनेगल की फिल्में। आप मिले भी होंगे श्याम बाबू मैं से? मिला भी हूँ उनसे, और मैं बहुत यंग था और हाल फिलहाल में बॉम्बे आया था, तब उनके साथ काम करने का और उनके साथ बेसिकली हैंग आउट करने का भी वक्त मिला मुझे। मगर श्याम बेनेगल की बहुत सारी फिल्में मुझे बहुत मतलब बायोडिग्रेडेबल सी लगती हैं, यानी कि उसमें ऐसा लगता है कि कोई हार्ड पार्ट नहीं है, बहुत इजीली एक दूसरे में फ्लो कर रही हैं चीज़ें, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक आप देख सकते हैं, बहुत एंटरटेनिंग लगती हैं। उसी तरह से मुझे राज कपूर, वो अच्छे डायरेक्टर्स की फिल्म ऐसी होती है सर, मुझे लगता है कि जो आप ना कहीं से भी कहीं तक भी देख सकते हैं। वोंग कार-वाई की फिल्म्स ऐसी मुझे लगती हैं। चंकिंग एक्सप्रेस आप कहीं से कहीं तक, इन द मूड फॉर लव कहीं से कहीं तक भी देख सकते हैं। कितनी बार भी वो देख सकते हैं। मैं तो कितनी बार वो 2046 मैंने देखी है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। हालाँकि पता नहीं क्या हासिल होता है, बट अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये टर्म मैं देता हूँ, बायोडिग्रेडेबल डायरेक्टर्स है ये लोग। ये लोग बिल्कुल धरती में समा जाते हैं, मतलब गायब ही हो जाते हैं, इतने सरल हैं। और इनकी पतझड़ में गिरी पत्तियां भी खाद बन जाती हैं, बिल्कुल, है ना? बिमल रॉय हैं हमारे। हम्म। इनकी फिल्में हमेशा कहीं भी रुकती नहीं है, पानी की तरह चलती हैं। कौन सी इम्तियाज भाई आखिरी फिल्म जो आपने देखी और फिर उसके बारे में खोज के खूब पढ़ा भी कि यार ये क्या है, इसके पीछे क्या था, इसके ऐसा कोई? एक तो सीरीज है डार्क नाम का, नेटफ्लिक्स पे। डार्क? डार्क, इसको कोविड के दौरान में हमने देखा था। उसके बाद बहुत पढ़ा हम लोगों ने उसके बारे में, मैंने और रिदा ने, कि क्या यार उसमें, फिर हमने पता चला अरे ये सिंबल था। अच्छा देखा वो सीन में, उस वाले एपिसोड के वो वाले सीन में, उस लोकेशन में वो पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था। क्या कथानक है इसका बेसिक? ये जो है ना डार्क में क्या होता है कि ये कुछ दूसरे वक्त से आए हुए लोग हैं, दूसरे वक्त से आए हुए लोग हैं, ये इशारा कर रही है। टाइम अप का हाँ, जी, बिल्कुल हम लास्ट लाइन में नहीं ही नहीं हैं। ठीक है। तो वो है उस, तो उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था। अभी रिसेंटली ये हैमनेट फिल्म थी, हम्म। हैमनेट को देखा था मैंने, तो उसके बारे में फिर मैं बहुत पता करने की मैंने कोशिश की, कौन लोग हैं। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मुझे पता चला कि ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने नोमैडलैंड बनाई है। मैंने सोचा कि नोमैडलैंड और हैमनेट दोनों जिस डायरेक्टर ने बना दिया, फिर वो अब आगे क्या करने की उसको ज़रूरत है, हो ही गया सब कुछ फिर। तो ये कुछ फिल्में, द चैलेंजर एक फिल्म मैंने कुछ साल पहले देखी थी। वो फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस मैं ऐसे ही मेंशन करना चाह रहा था इस फिल्म को, ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बारे में पता किया। आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, स्टडी में किसी फिल्म मेकर की फोटो टंगी है? नहीं नहीं। नहीं, किसी फिल्म का कोई जिक्र नहीं है, अच्छा। मगर किताबें बहुत सारी हैं। मेरा दूसरा सेक्शन वही है, अच्छा किताबों वाला। अच्छा अच्छा। क्या पढ़ रहे हैं आप इन दिनों? इन दिनों मैं वो पढ़ रहा हूँ, फायर एंड स्मोक, फायर एंड स्मोक नाम है। वो I'm confused about the title a little bit. Who's the author? The author is यार the Indian writer जो जिन्होंने, it'll come back. I'll just think about it. Amitav Ghosh. Fire and Smoke ही है, which is actually it's not a fiction book. It's about the opium industry during the British times. Yes. किस तरह से ये लोग ओपियम उगाते थे और किस तरह से इन लोगों ने और उसमें मैंने देखा कि आजमगढ़ गाजीपुर के इलाके से वो कहानी शुरू होती है। गाजीपुर के इलाके में, पटना में कि जो फैक्ट्रीज थी ओपियम की, और किस तरह से ये जो है ना, उन्होंने एक बहुत ट्रिलॉजी लिखी है। तो उसी के मैं टाइटल्स में कंफ्यूज हो रहा था। वो ट्रिलॉजी नहीं, मैं अब ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें उन्होंने एक्चुअली एक नॉन फिक्शन डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस वक्त ट्रेड कैसे होता था, सरकार कैसी थी, किस तरह से ट्रेड अग्रीमेंट्स हुआ करते थे, ओपियम चाइना कैसे जाता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। खूब पढ़ते हैं नॉन फिक्शन? हाँ, नॉन फिक्शन काफ़ी पढ़ता हूँ, तो फिलहाल ये किताब पढ़ रहा हूँ। और फेवरेट किताबें?
ऐसे वो वाली रील कटेगी ना, एक 5 बुक्स रेकमेंडेड बाय इम्तियाज अली। द इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसल, मुझे लगता है ये वो वाली किताबें जो आप बार बार पढ़ सकते हैं, जैसे कैच 22 बाय जोसेफ हेलर, कैचर इन द राई बार बार पढ़ सकते हैं, गॉडफादर मारियो पुजो गॉड बार बार पढ़ सकते हैं। ये फिक्शन की किताबें हैं, ये तो क्लासिक्स हैं एक तरह से। नॉन फिक्शन में मैं पिछले 3-4 साल से तो फ्रीडम ऑफ एट मिडनाइट बहुत पढ़ रहा हूँ, जो इस वक्त की पार्टीशन के वक्त की कहानी है। फ्रीडम, डोमिनिक लेपिएरो वो वाली, जी है जी ना? हाँ, वो वाली। मगर ये वैसे फेवरेट किताब नहीं है, ये तो मैं रिसर्च के लिए ज़्यादा पढ़ रहा होता था। और सो ऑल्सो 100 Years of Solitude, हाँ, मार्केस की किताब, वो किताब भी मैंने कई बार पढ़ी है। बहुत मुझे उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा। आपने उनका नाम लिया, और इस तरह ये किताबें जो अभी जहन में आ रही हैं जी। जगहें घूमना खूब भटकते हो आप, सिर्फ पहाड़, केदार नहीं भटकते हैं आपके। 3 places which you think you discovered and people should go. People जो वहाँ पे प्लास्टिक और कांच का कचरा छोड़ के नहीं जाएंगे और तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बजाएंगे, वहाँ की पवित्रता को, पर्यावरण की भंग नहीं करेंगे, ऐसे लोग सब जगह डीजे लेके चले जाते हैं और गन मचा के चले जाते हैं। जी। तो मुझे लगता है आरू वैली, विच इज पहलगाम के आगे है। चंदनवाड़ी के रास्ते में लोग अक्सर जाते हैं बिकॉज अमरनाथ यात्रा वहाँ से निकलती है, तो काफ़ी लोगों ने वैसे देखा है। मगर वो बहुत खूबसूरत जगह है, उसका रास्ता, वहाँ भी जाना चाहिए। मगर आरू की तरफ बहुत एक सरल रास्ता है जो जाता है, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए लोगों को, कश्मीर में पहलगाम के पास। एक जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है आज के ज़माने में, जहाँ लोगों को जाना चाहिए ज़रूर अगर वो जा सकें, वो है सारायेवो। सरायेवो, जो इट इज़ इन बॉस्निया। तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज वो बहुत, जब आप जाएंगे तो समझेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ जाना चाहिए। कितनी त्रासद है बोस्निया हर्जेगोविना के लोगों की कहानी, क्या कितनी बीती है उन पे। 15 साल तक उस शहर पर इस तरह का जुल्म हुआ है कि जो कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसकी। और देखिए उस पर बात नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। सब लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की त्रासदियों पे उन सब पे बात करते हैं, और मैं किसी दुख को छोटा नहीं कर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये यूरोप के कुछ देश और उनके हाँ, बहुत ही अजीब सी बात है। तो वो मतलब वो देखने के लिए जाना ज़रूरी है लोगों को, मतलब वो, और उनका भी खून बढ़ेगा। जैसे कि मैं जब वहाँ गया तो इतना इंस्पायर्ड था कि ये है यार इंसान, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, सही गलत की बात नहीं है। और सुंदरता भी है। और उसी जुल्म की वजह से जो सारायेवो फिल्म फेस्टिवल है वो शुरू हुआ था, उस ट्रेजेडी से निकलने के लिए, अपने गमों को हल्का करने के लिए। तो वो जगह भी बहुत हमारे एक सुंदर, दोस्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं, स्वस्ति राव। पिछले दिनों मेरी उनसे बात हो रही तो उन्होंने यही बात कही कि यूरोप में जो रेगुलर कंट्रीज हैं वो तो हैं ही, पर इन देशों में, बाल्कन देशों में, इन देशों में, यूगोस्लाविया से जो निकले देश हैं, उन सब में ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, वो अलग किस्म का है। खाना, मेरा मन है, मैं आपसे कॉल लेना चाहता हूँ जी, अधिकार से, कि हम जब फूड पे कोई शो बनाएंगे तो एक बार तसल्ली से सिर्फ खाने पे मैं इम्तियाज अली से। बिल्कुल है? बिल्कुल सर। सब कहते हैं कि आप बहुत फूडी इंसान हैं। चटखोर टाइप का इंसान हूँ मैं ज़्यादा। झूठ तो नहीं कहते हैं? नहीं, झूठ नहीं कहते। मैंने बहुत मेहनत से कमाई है ये श्रेणी, ये पद अपने लिए। मगर खाने के बारे में जो पहला शहर मेरे दिमाग में आता है वो है कलकत्ता। और कलकत्ता में हर तरह का खाना आपको मिलेगा, इसलिए जैसे कि 12 रुपए या 7 रुपए की पूरी भाजी का स्वाद
आप से भूला नहीं, मतलब आप भूल नहीं पाएंगे वो वाला स्वाद। बस आलू का जो वो सब्जी होती है और पूरी होती है, या वो जो दाल भात और फिर सब्जी सी होती है जो उन लोग ऐसे सड़कों पे खा रहे होते हैं। वहाँ पर एक कलकत्ता में ना होम बेकरी का बहुत ये छोटी छोटी बेकरीज होती हैं, उसके ब्रेड होते हैं, वो एक अलग स्वाद के होते हैं। उस ब्रेड पे एक फीका मक्खन लगा करके ऊपर से नमक डाल करके लोग बेचते हैं, और उसको जो टोस्ट करते हैं ना वो लोग उस तवे पर नहीं करते हैं, सीधे आग में। सेकते सीधे आग में उसको सेक हाँ, करके करते बनारस हैं। में भी वैसे करते बनारस में भी होता हैं। है, हाँ, सेम मैं बड़ा होता है। बाजार पहुंच गया आपको सुन के। जी जी जी, बड़ा कलकत्ते। बाजार के पेड़े होते हैं, बड़ा बाजार के सिंघाड़े होते हैं, बड़ा बाजार की चाय होती है, अमीनिया की बिरयानी होती है। कई बार बिरयानी ऐसा का देख के नहीं लगता है कलकत्ते को कि यहाँ वक्त कुछ सुस्त चला है? कभी कभी कलकत्ता जाके मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रहता तो खाने पे कितना वक्त बर्बाद करता मैं। अच्छा हुआ मैं बॉम्बे में रहता हूँ, वहाँ मुंबई में खाने की कोई उपलब्धि नहीं है। कभी हमें इम्तियाज अली की प्लेलिस्ट पता चलेगी? मैं म्यूजिक एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं फिल्म बनाता रहता होता हूँ अक्सर, तो उसी की म्यूजिक पर काम चल रहा होता है। म्यूजिक की दुनिया ना मेरी अब अपनी फिल्म की म्यूजिक को बनाने के वक्त सुनने वाली दुनिया हो गई है। अभी कुछ देर पहले मैं बाथरूम में बंद होकर के एक गाने की मिक्स सुन रहा था, जो गाना कल या आज ही रिलीज होने वाला है, क्या कमाल है का एक दूसरा वर्जन। तो इसी तरह से मैं गाने सुनता हूँ और म्यूजिक बनाते वक्त सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। बिकॉज जैसे आप कह रहे थे ना कि सहवाग भाई कह रहे थे कि आई गॉट द बेस्ट सीट टू सी तेंदुलकर प्ले, आई हैव द बेस्ट सीट टू सी रहमान प्ले। उनके सामने फिर क्या मैं रिकॉर्डेड म्यूजिक किसका क्या सुनूं, वो प्ले कर रहे हैं, उसी वक्त इजाद हो रहा है वो वाला संगीत, और मैं एक तरह से उसमें शामिल भी हूं। तो आई डोंट रियली लिसन मच टू म्यूजिक एनी मोर, एक्सेप्ट फॉर जब वो गाड़ी में हूं तो जो भी रेडियो पे बज रहा है मैं सुनता हूँ। कोई जवानी के दिनों का गाना जो बार बार? कई बार लोग ऐसे कहते हैं ना कि मेरी कब्र के पत्थर पे ये गाना लिख देना। हाँ, नहीं, कब्र के पत्थर पे क्या लिखना है ये अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मगर गाने जो है ना, मुझे हर दौर का अलग अलग होता था। एक वक्त था जब वो मतलब मैं वो बिली जोएल के गाने बहुत सुना करता था, द एंटरटेनर, पियानो मैन और इस तरह के गाने। और फिर एक वक्त था जब कॉलेज में वो पिंक फ्लॉयड, डीप पर्पल, इस तरह के गाने बहुत सुना करता था जो वेस्टर्न है। मगर जो वो कव्वाली भी बहुत सुना करता था हमेशा से, बचपन से। तो उसके जो बोल, खुसरो के बोल वगैरह बहुत। ये मेरा आखिरी सवाल है जी। इस बातचीत का। उस्ताद कहते हैं कि ख्वाहिशें कुछ अधूरी रहनी चाहिए, वापसी की वजह बनी रहती है। दुख क्या है? कब आपको ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है? बुरी तरह रोए या इतना रोना चाहते थे कि एक आंसू भी नहीं निकला? सब खत्म हो गया ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। मुझे लगता है कि मुझे ना दुख नहीं होता ज्यादा, अब या कभी? कभी भी नहीं हुआ ज्यादा दुख। बल्कि मेरी माँ भी मुझसे कहती थी कि तुम्हारा डिफेक्ट है, तुम ना कुछ फील नहीं करते हो, तुम्हारे पत्थर का दिल है। और हो सकता है कि ये जो इल्ज़ाम है ये सही भी हो, क्योंकि बहुत चीज़ों को मैं याद करता हूँ, मेरे साथ जो बीती है चीज़ें, यकीन मानिए मुझे जब होना चाहिए था तो उसका दुख या उसकी खुशी उस वक्त नहीं हुई। हो सकता है बाद में किसी और तरह से ज़ाहिर हुई, हो सकता है कि सदमा धीरे धीरे मैंने किसी और तरह से एक्सपीरियंस किया हो, मगर उस वक्त ये कभी मौका नहीं आया। काश आता, मैं एस्पायर करता हूँ, काश आता है कि मुझे उतना दुख होता कि कभी मैं फुट फुट के नहीं रोए? नहीं, अभी तक तो नहीं। ये सब हम लोगों के हिस्से छोड़ दिया अपनी फिल्में बना के कि जा और देख और रो। हैं? और सुख, जब लगा हो कि
ज़िंदगी ये भी में नहीं होता, ये भी नहीं होता है। ये भी उस तरह से नहीं होता यार कि अभी हो गया, ये खुश हो गया मैं, ये नहीं होता है। वो खुशी अंदर आ जाती है मेरे ख़्याल से, आपके जिस्म की, वो धीरे-धीरे फिर वो रहती है, फिर आप अलग-सा फ़ील करने लगते हो। एक अच्छी फीलिंग ज़रूर होती है जब आप पहाड़ पे कहीं चल रहे हो और एक सडनली वो लाइट सी चेंज करती है और आपको लगता है कि ये कहाँ गया मैं? ऐसी फील ज़रूर होती है। या किसी से मिल करके, किसी से बात करते हुए जब आप कनेक्ट करते हो सडनली, तो आपको एक अंदर से खुशी होती है, जैसे रूमी कहते हैं ना कि रिवर फ्लोज़ इन योर हार्ट, समथिंग लाइक दैट। बट ना उसका आप प्लान कर सकते हो, ना उसको रिपीट कर सकते हो। एंड बस ये उतनी सी चीज़ है कि एक वो खुशी बेवजह आके चली गई। वो जो एक बहुत रंगीन सी, अजीब सी चिड़िया है, क्योंकि तुमने जंगल में, पहाड़ में, घाटी में भटकना चुना, नदियों को, बादलों को और अपने गले में उतरते पानी को देखना चुना, इसलिए तुम्हें वो दिखी, ऐसा कुछ है। क्या बात! बात तो साहब आप में है, देखिए। नहीं, नहीं सर, नहीं। आ, सुख दुख की बातें यहाँ ठहरती हैं। हमने कितने सुखों की बात की, सबसे बड़ा तो ये कि जो जी में आए वो काम कर पाएँ, जी, और हाँ। कितने दुखों की बात की कि और सबसे बड़ा दुख ये कि वो ठीक-ठीक एक बारगी व्याप्त ना हो, बहुत मंद में फैले। हाँ, गर्दन दुखने लगे तब तक बादलों को देखिए कि शायद कभी बारिश हो, तब तक आधे अधूरे घाम में बीतिए बिताइए। थैंक यू, आपसे बात करना मुझे और मेरे जानिब मेरे दर्शकों को, और हम ये 2 मैं मिलके हम बन जाते हैं, अपनी सांखरी सी प्रेम गली में हमेशा समृद्ध करता है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही भटकते रहें, ताकि ऐसे ही यदा-कदा चीज़ें आपको मिलती रहें और आपके ज़रिए हम तक आती रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सुख-दुःख की बातें चलती रहेंगी। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।